नो ब्रोकर करता क्या है? सर, नो ब्रोकर जो है एक प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म है जो ओनर को कनेक्ट करता है टेनेंट से और प्रॉपर्टी बायर से। अब तक हमने करीब 4 करोड़ कस्टमर्स को सर्विस किया होगा। हमारा रेवेन्यू करीब 1200 करोड़ है साल का। ये रियल एस्टेट में सबसे मेन इनकम कहीं की है? ब्रोकरेज की। अब ब्रोकरेज आप में काम तो लेते ही नहीं है, तो ब्रोकरेज नहीं लेते तो 1200 करोड़ जो आपने रेवेन्यू बताया, ये रेवेन्यू आया कहाँ से और क्या है बिजनेस मॉडल? तो अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों बहुत सारे व्यापारी बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं। आपको गूगल से भी फंडिंग मिली हुई है। तो गूगल क्या करता है, वो डेटा देखता है कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म में जो डेटा में बहुत ग्रो कर रहे हैं। गूगल ने इसलिए हमारे साथ पार्टनरशिप करी कि वो उस नो ब्रोकरहुड में कैसे गूगल को इंटीग्रेट कर सकें और कस्टमर्स को बेटर हेल्प कर सकें। सर, रेंटल वर्सेस ओनरशिप, जिस पे भी बहुत डिबेट चलती है, खुद का घर के रेंट, इस पे आपके क्या व्यूज हैं? सर, आपके यूएसपी क्या है जो आप करते हो कोई नहीं करता? सर, आप पर्सनली रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? लैंड में, फ्लैट में, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, आपका ये पोर्टफोलियो कैसा है? प्रॉपर्टी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी बेचनी हो, प्रॉपर्टी किराए पे लेनी हो या किराए पे देनी हो, कुछ भी करो ब्रोकरेज तो लगेगा। लेकिन देश में एक ऐसी कंपनी भी काम कर रही है जो कह रही है भैया हम ना ब्रोकरेज लेते ना हम ब्रोकरेज देते। इस कंपनी का नाम ही है nobroker.com। ये कंपनी इंडिया की पहली प्रॉपटेक यूनिकॉर्न है, यानी इसकी वैल्यूएशन 8000 करोड़ से ज्यादा है और ये हर साल 8000 करोड़ से ज्यादा की ब्रोकरेज जनता की बचाते हैं। nobroker.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है या खरीदनी है या फिर रेंट पे देनी है, आप उसको लिस्ट कर दो और इसी प्लेटफॉर्म पे बायर्स भी आते हैं जिनको प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, लेनी होती है। ये दोनों को आपस में मिलाने का काम करते हैं। ये है इनका बिजनेस मॉडल और ये मिला के दोनों की आपस में डील हो जाती है और ये उस केस में 1 रुपए की ब्रोकरेज भी नहीं लेते। आज हम बात करने वाले हैं इस कंपनी के को फाउंडर मिस्टर अमित अग्रवाल जी से, जो कि IIT कानपुर से हैं और IIM अहमदाबाद से, और देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट में बड़ी बड़ी पोस्ट पे ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। लेकिन खुद ने जब ये पर्सनल प्रॉब्लम फेस की तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस आइडिया पे एक कंपनी बनाई जाए और रिजल्ट आज आपके सामने। तो हमने आज इनसे डिटेल में बात की कि इस कंपनी का आइडिया कैसे आया, ये कंपनी कैसे काम करती है, जब आप ब्रोकरेज नहीं लेते तो पैसा कैसे कमाते हैं, इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में बबल है क्या, हमने जाना ये हायरिंग कैसे करते हैं, ये टीम कैसे मैनेज करते हैं, इन्होंने फंडिंग कैसे उठाई, कौन से ऐसे फ्रॉड हैं जो रेंट लेने वाले करते हैं, कौन से फ्रॉड जो रेंट देने वाले करते हैं, कौन सा फ्रॉड बिल्डर करता है और कौन सा फ्रॉड ब्रोकर करता है, और इन सबसे कैसे बचें। तो आपका ज्यादा समय नहीं जाया करते हो, सीधे चलते हैं इंडिया के पहले प्रॉपटेक यूनिकॉर्न की जर्नी की तरफ। नमस्कार अमित जी, ऑन अवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देश के सबसे पहले प्रॉपटेक यूनिकॉर्न से पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मेरे बहुत सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में है, उस पर भी अपन बात करेंगे। बट सबसे पहले एक बार जस्ट मैं छोटे से ब्रीफ में कि नो ब्रोकर क्या है और ये नो ब्रोकर करता क्या है। तो सर, नो ब्रोकर जो है वो एक प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो ओनर्स को कनेक्ट करता है टेनेंट से और प्रॉपर्टी बायर से। ठीक है, और ज्यादातर ये 95% फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी ब्रोकर नहीं है और हम लोग पिछले 12 साल से नो ब्रोकर चला रहे हैं। अब तक हमने करीब 4 करोड़ कस्टमर्स को सर्विस किया होगा। हर महीने हम करीब 4 से 5 लाख नए कस्टमर ऐड करते हैं। हमारा रेवेन्यू करीब 1200 करोड़ है साल का। हमारे 5 से 6000 एम्प्लॉयज़ हैं। हम 6 बड़े मेट्रो के अंदर हैं। और यूनिकॉर्न बेसिकली एक चीज़ है जो कि लेटेस्ट हुई है। चलो ग्रेट सर। सर, एक चीज़ है, मैंने आपकी पूरी रिसर्च कर रहा था तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई कि जितने भी इंडियन स्टार्टअप है, मैं नहीं बोलूँगा 100% बट 80-90% में उनका जो आइडिया है ना कहीं से बाहर से लेके आया कि अच्छा ये आइडिया है तो वेस्ट में होता था या कहीं ना कहीं किसी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना स्टार्टअप किया। आपका जो आइडिया है ऐसा कोई पूरे वर्ल्ड में ही नहीं, मतलब जो तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं वो इंडिया में पहला नहीं, वो वर्ल्ड में पहला है। तो आपके पास कोई भी बेंचमार्किंग नहीं थी कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले सवाल, ये आइडिया आया कहाँ से आपको? तो ये वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो ये आइडिया हमें अपने एक्सपीरियंस ही आया। तो आपकी बात सही है कि ज्यादातर आइडिया ऐसे होते हैं कि अमेजॉन हुआ, उबर हुआ तो इंडिया में कर लो। हम लोग खुद में प्रॉपर्टी बेसिकली रेंट के लिए ढूंढते थे हम फाउंडर्स। हमें लगता था यार कि कुछ ब्रोकर्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन काफी सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो बस क्विकली पैसा कमाना चाहते हैं और क्लाइंट के बारे में सोचते नहीं है। तो जब इतना इंटरनेट हो रहा है तो क्यों नहीं हम लोग 2 लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं ओवर इंटरनेट। तो काफी मतलब जो आइडिया है वो पर्सनल प्रॉब्लम से आया था। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया जो आपकी खुद की परेशानी से आते हैं ना, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं क्योंकि आपका बड़ा पैशन होता है उन आइडियाज पे। और सर, एक चीज़ है जो अब आपके पास एग्जाम्पल कोई अवेलेबल नहीं है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आया कि जो मैंने सोचा है ये एक बिजनेस मॉडल बन सकता है? ये मतलब मैं क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि अभी आपने बात बोली
तो कईयों के मन में आया होगा कि अरे यार ये प्रॉब्लम हमारे भी आती है, तो इस प्रॉब्लम पे स्टार्टअप बना दूं क्या? तो कैसे वैलिडेट करें कि ये जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ ये बिजनेस बनने लायक है कि नहीं? आपने कैसे वैलिडेट किया? तो देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जब आपका कोई बिजनेस आइडिया हो, चाहे वो अपनी एक मिठाई की दुकान खोलनी हो कि चाहे वो टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप करना हो, तो हमेशा ये डाउट रहेगा कि इसे करें ना करें। और अगर आपने दोस्तों से पूछेंगे, कुछ दोस्त पोलाइट होंगे, बोलेंगे यार बहुत अच्छा आइडिया है, कुछ दोस्त बहुत ही निगेटिव होंगे, यार एकदम बेकार आइडिया है। और सेम थिंग बेसिकली वीसीज के साथ भी ट्रू है। उनका काम है 20 में से 19 आइडिया को नो बोलना। तो आई थिंक जो फाइनल डिसीजन मेकर है वो कस्टमर ही है। अगर आप 10 अननोन कस्टमर से बात करते हो जो आपको जानते भी नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये इस आइडिया के पैसे दूंगा, तो आप वो करो और बिल्कुल मत डरो। मतलब अल्टीमेट जो पैसे देने वाला आदमी है, जिसकी सेवा में काम चालू हो रहा है, करेक्ट, वो ही है अल्टीमेट करता धरता। तो ये कहने में आसान है, लेकिन इतना कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि आप ना उस स्ट्रेंजर से नहीं पूछते हो, आप अपने आसपास वालों से पूछते हो, शायद कस्टमर है ही नहीं हो आपके। तो इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि देखिए, लेकिन ये रास्ता है बड़ा कठिन, क्योंकि हमेशा आपको डाउट होता रहेगा। अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो बहुत चांस है कि शुरुआत में फेल हो या बहुत ज्यादा टाइम लगे उसको सक्सेसफुल होने में। तो कस्टमर से पूछो। सर आपकी यूएसपी क्या है जो आप करते हो कोई नहीं करता, या बाकी लोग करते भी हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं करता? मेरे ख्याल से हमारी यूएसपी टेक्नोलॉजी है कि हम बेसिकली देखिए, अगर मेरी दुकान होगी फिजिकल ब्रोकरेज की, तो जो वॉक इन हो रहा है मैं उन लोगों को ले पाऊंगा, जो मेरे व्हाट्सएप पे और ब्रोकर कांटेक्ट होंगे मैं उनसे आपस में कर पाऊंगा। पर एक टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि चाहे कोई बंदा वॉशिंगटन में बैठा हो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हो, चाहे वो बेंगलोर की प्रॉपर्टी के लिए कोई खरीदार बॉम्बे में बैठा हो, हर कोई आदमी देख सकता है और मैं ज़्यादा लोगों को रीच कर सकता हूँ। और जिस तरह से बिजनेस को बड़ा करने के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन स्केल लगता है, वो मुश्किल है बनाना, पर 12 साल में इतना बड़ा हो गया है कि वो एक मोट बन गया है। और सर ये बिजनेस मॉडल की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि रियल एस्टेट में सबसे मेन इनकम कहीं की है? ब्रोकरेज की। अब ब्रोकरेज आपने काम तो लेते ही नहीं है, तो ब्रोकरेज नहीं लेते तो 1200 करोड़ जो आपने रेवेन्यू बताया, ये रेवेन्यू आया कहाँ से और क्या है बिजनेस मॉडल? हाउ डू यू अर्न मनी? फाइनल प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो चूंकि हम ब्रोकरेज नहीं लेते, लेकिन हमारा दुकानें भी नहीं है सड़क पे, तो वो खर्चा भी नहीं देना, बत्ती इलेक्ट्रिसिटी खर्चा भी नहीं देना हमको। तो हमारा टेक्नोलॉजी टाइप है। तो आप सोच लीजिए कि जैसे हम फेसबुक है, प्रॉपर्टी भी हमारी नहीं है, तो पोस्ट भी हमारी नहीं है, लाइक भी हम नहीं कर रहे। ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी पोस्ट कर रहा है, कोई टेनेंट उसको पसंद कर रहा है, तो हमारा फ्रीमियम है। आप चाहो तो आप फ्री में यूज कर लो, नो ब्रोकर। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हम पैसे लेंगे, पर वो भी स्मॉल अमाउंट लेंगे। तो चाहे घर 25,000 का हो, चाहे घर भाड़े का 3 लाख रुपए महीने का हो, हम वही आपसे 3,000 रुपए लेंगे। तो वो हम लोग लेते हैं। तो हमारे अभी सोर्सेज मल्टीपल हैं। एक है फ्रीमियम प्लान में पैसे लेना, पर स्मॉल लेकिन लेना। लेकिन वो एक सर्टेन लेवल के बाद लेते हैं। 95 लोगों के लिए तो फ्री है। करेक्ट। वो 2-5% लोगों का एक लेवल के बाद पैसे लेते हैं। तो 100 में से 95 लोग फ्री यूज करते हैं। किसी ओनर को अपनी प्रॉपर्टी टॉप पे चाहिए ताकि जल्दी बिक जाए, जल्दी टेनेंट मिल जाए, तो वो हमें 3,000 रुपए देता है। ठीक है। तो 50% करीब रेवेन्यू यहाँ से आता है। फिर हम पैकर्स मूवर करते हैं, होम क्लीनिंग करते हैं, होम इंटीरियर करते हैं, होम लोन करते हैं। अच्छा, ये सारी सर्विसेज भी देते हो? सारी सर्विसेज करते हैं हम लोग। तो जैसे मेरे को अगर मान लो अभी मैं मुंबई में कुछ फ्लैट ढूंढ रहा हूँ, फ्लैट, तो क्या क्या नो ब्रोकर में क्या क्या चीजें मिल जाएगी मेरे को? तो अगर आप बेसिकली कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे हो तो आपको सर्च मिल जाएगा। ठीक है। जब आप प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सारा लॉयर का काम मिल जाएगा। अच्छा, आप करके देंगे? तो लॉयर उसके चार्जेस हैं? उसके चार्जेस है, और हमारा एक लॉयर्स के बेसिकली पैनल है, तो हमारा लीगल मार्केट प्लेस है। ठीक है। तो आपको बेसिकली सबके सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। फिर हमारा एक होम लोन डिपार्टमेंट है जो आपको होम लोन करवा के देगा, तो बैंक से बात वो करेगा। फिर हमारा वही डिपार्टमेंट सरकारी ऑफिस में रजिस्ट्री करवा के देगा, तो आपको बस जाना है, साइन करना है। उसके बाद जब आप घर में शिफ्ट होने होंगे तो जो शिफ्टिंग का मूवमेंट है, पैकर मूवर, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उस घर में कुछ क्लीनिंग करनी होगी तो वो हम प्रोवाइड करते हैं, और अगर होम इंटीरियर कराना होगा तो वो भी हम लोग देते हैं। मतलब एंड टू एंड सॉल्यूशन है कंप्लीट। हाँ। ग्रेट। तो सर आपके जो रेवेन्यू बैकग्राउंड 100 रुपीज में से मैंने बताया, तो उसमें ये इसमें किसके सर्विसेज कितना कितना कंट्रीब्यूशन है मोटा मोटी की बात करें तो मोटा मोटा 50% तो आता है रियल एस्टेट से, जो कि बेसिकली टेनेंट ओनर बायर सेलर है, और बाकी 50% इक्वली स्प्लिट है होम सर्विसेज के बीच। नो ब्रोकरहुड भी एक हमारा, जो कि गेटेड मैनेजमेंट सोसाइटीज है। जयपुर के अंदर भी बेसिकली कुछ सोसाइटीज में है। अच्छा। तो गेट मैनेजमेंट ऐप है। तो बाकी सब कुछ स्प्लिट है, होम इंटीरियर्स, होम सर्विसेज, होम लोन, नो ब्रोकरहुड, इन सब में पैकर मूवर। तो ये सब के अंदर ये जो आपके 5,000 प्लस एम्प्लॉय आपने बताई अलग अलग सेगमेंट में, इसमें वर्किंग कर रहा है। ग्रेट। तो सर अभी आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट कौन सा है इसमें, जिसमें ग्रोथ तेजी से देख पा रहे हो आप? तो देखिए, हम इतना बड़ा होने के बाद भी हम बहुत ही छोटे कंट्री के हिसाब से। ठीक है। तो 1,000-1,200 करोड़ है बड़ा, लेकिन कंट्री के पोटेंशियल हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो सारी ही सर्विसेज फास्ट ग्रोइंग है। सीजन पे डिपेंड करता है। जैसे अभी जो सीजन है मार्च टू में, उसमें रियल एस्टेट में रेंटल सबसे ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि लोग अपना घर ज्यादा बदलते हैं। ठीक है। जैसी दिवाली का टाइम आता है तो हमारा होम सर्विसेज जो क्लीनिंग पेंटिंग वाला है, वो सबसे ज्यादा ग्रो करता है। पैकर मूवर भी जब लोग शिफ्ट करते हैं ज्यादा ग्रो करता है। तो अक्रॉस ऐसा है, पर
एवरेज हम लोग पूरा नो ब्रोकर एज अ कंपनी साल में 25% ग्रो करते हैं। हाँ, तो ठीक है, हर 3 साल में डबल हो रहे हैं, मतलब हाँ अगर जी। रूल ऑफ 72 लगाए तो लगभग हर 3 साल में यहाँ से डबल जा रहे हैं। हाँ जी। सर अभी ये जो आपने बताया, मतलब अच्छा मेरे दिमाग में ये बाकी सारी चीजें थी नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, आदमी ज्यादा से ज्यादा घर दिलवा रहे हैं तो प्रॉपर्टी के कागज चेक करना बनता है, रेंट एग्रीमेंट भी करवा सकते हैं, उसको लोन दिलवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद ये पैकिंग, क्लीनिंग, इंटीरियर, ये आपके दिमाग में जो चीजें आई, और कुछ और प्रोडक्ट एक्सपेंशन है दिमाग में कि यार अब ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी सारी चीजें कर ली हैं, और जितने भी आइडिया आए ना, जैसे मैंने आपको पहले बोला, हमारे आइडिया इसमें से एक भी नहीं है। ठीक है। ये सब कस्टमर ने पूछा, तो कस्टमर ने पूछा कि भाई पैकर मूवर में तो केवल 2-3 नाम पता है हमें ऑल इंडिया, और वो 2-3 नाम जो पता भी हैं वो इंटरसिटी के हैं, पर 80% मूवमेंट होते हैं विद इन सिटी, तो वो तो पता नहीं। आप बताओ कौन सा पैकर मूवर लें? तो हमें लगा अच्छा यार ये एक रिक्वायरमेंट है। उस तरह होम इंटीरियर में दे तो दिया काम, पर डिलीवरी नहीं हो रहा। तो सारे आइडिया कस्टमर नहीं दिए और फिर हमने धीरे धीरे उन पे काम किया। क्या बात। तो इनकी सबकी इन हाउस टीम है आपके पास या फिर आप आउटसोर्स करते हो? तो इसके अंदर मिक्सचर ऑफ इन हाउस एंड आउटसोर्स है। ज्यादातर सर्विसेज के अंदर जैसे जो पैकर मूवर का ट्रक है वो हमारे पार्टनर का है, लेकिन जो पूरा ब्रांड है वो हमारा है। पेमेंट हम लेंगे कस्टमर से, पूरा कोऑर्डिनेशन हमारा होगा, टेक्नोलॉजी हमारी होगी कि आप टाइम पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कब डिलीवर हुआ, कस्टमर से एनपीएस लें, तो पूरी टेक्नोलॉजी और पूरा फ्रंट एंड हमारा होगा। और बैक एंड के अंदर इंश्योर करना कि पार्टनर बहुत अच्छी सर्विसेज दे। होम सर्विसेज में के अंदर भी ऐसे ही है, होम इंटीरियर में भी ऐसे ही। सर डायरेक्ट सेलिंग प्लान का कभी आपने सोचा कि ठीक है अभी तो जैसे अपना C2C प्लेटफॉर्म है कि भाई किसी की प्रॉपर्टी कोई लेने वाला है, आपने तो बस प्लेटफॉर्म उसको दे दिया, पर एक होता है कि चल ठीक है किसी बिल्डर से टाइप करके चलो आप तो 5,000 फ्लैट लॉन्च करो जी, नो ब्रोकर हम करते हैं, उसमें कुछ हो ऐसा कुछ? नहीं, मेरे ख्याल से जो हमारा जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस था वो यही था कि इंडिया के अंदर एक घर भाड़े पे लेना या घर बेचना या खरीदना इतना महंगा नहीं होना चाहिए ब्रोकरेज के पर्सपेक्टिव से। तो क्या टेक्नोलॉजी की मदद से ब्रोकरेज कम हो सकता है, तो हम लोग उसी रास्ते पे। मेरे ख्याल से घर बनाना बेचना वो तो बहुत लोग कर ही रहे हैं, तो प्रॉब्लम शायद सॉल्व है या हो जाएगी। क्योंकि आपके पास तो क्या, जैसे आपने कहा ना 4 करोड़ कस्टमर अब तक आ चुके हैं, आपके महीने में इतने लाखों लोग आते हैं, तो आप तो अगर किसी बिल्डर के साथ टाइप करोगे तो आपके तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स तैयारी खड़ा है। हाँ, तो मतलब ये अवश्य हम लोग करते हैं कि अगर बिल्डर को अपने घर बेचने हैं तो वो घर हम कस्टमर्स को एक्सपोज कर देते हैं और हेल्प करते हैं, तो उतना तो करते हैं। पर हाँ, इंडिया में ही रहने का प्लान है, कुछ ग्लोबल एक्सपेंशन का मूड है? तो हम लोगों ने एक फिलीपींस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, मनीला में NoBroker.ph भी लिया था हमने, बहुत अच्छा चला एज एक्सपेरिमेंट। तो एक दिन जरूर हम लोग चाहेंगे कि जो बेसिकली मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहां भी सेम प्रॉब्लम है कि ब्रोकरेज ज्यादा है, कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी नहीं है और मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। तो वहाँ करना तो चाहेंगे, लेकिन इंडिया खुद में इतना बड़ा है कि मेरे ख्याल से कवर तो हो जाए। अभी तो 6 शहर है, अभी तो यहीं पे कम से कम 16 शहर या 60 शहर ऐसे हैं जहाँ पे रियल एस्टेट के दुनिया तो आज भी अगर आप देखें तो उन शहरों में क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि नो ब्रोकर से आएंगे तो घर मिलेगा? नहीं, गारंटी तो नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत साल लगेंगे। अच्छा सर, एक चीज है, नो ब्रोकर नाम के अंदर ही आपने ब्रोकर को नो बोल दिया, ठीक है? तो ब्रोकर का जिस भी शहर में आपने लॉन्च किया, शुरुआत की होगी, तो ब्रोकर कह रहा है यार ये प्रॉपर्टी तो मैं बेचता, मेरे कुछ पैसे आते हैं, और आपने उसकी है ना इनकम खराब कर दी। तो उनका रेस्पॉन्स कैसा रहा? मतलब वो जो उन्होंने उस न्यूज को कैसे लिया, रजिस्ट किया, नहीं किया, हाउ वाज द स्टोरी? तो देखिए, ऐसी बात है कि हमने बहुत सारे ब्रोकर के साथ पर्सनली मैंने काम किया है। कुछ ब्रोकर जो हैं, से 30% ब्रोकर वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, वो हमेशा से बिजनेस कर रहे हैं, वो क्लाइंट का सच में भला सोचते हैं। अगर कोई डील गड़बड़ होगी तो क्लाइंट को मुंह पे बोलेंगे डील गड़बड़ है, मत करो। इन ऐसे ब्रोकर्स का हम कभी भी बिजनेस नहीं ले पाएंगे, ठीक है, और हम लेना भी नहीं चाहते हैं। तो ये ब्रोकर्स का तो यह ब्रोकर्स हमेशा ही प्रॉस्पर करेंगे। हमारा टारगेट है वो 70% ब्रोकर्स जो साथ में कुछ और भी करते हैं और ये काम केवल क्विक पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, और टाइम पास है, कभी कभी डील कर ली, और जिनको कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो साफ साफ झूठ भी बोलते हैं और बस डील फिनिश करना चाहते हैं। तो अगर कभी आप पूछेंगे फ्यूचर में ब्रोकर काम कर सकते हो, तो ऐसा नहीं काम नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, लेकिन इंडिया में सिचुएशन ऐसी है नहीं कि आप कर पाओ। तो ब्रोकर्स हमसे एक बार काफी नाराज हो गए थे बैंगलोर में, तो वो अपना किस्सा है, सुनाइए सर किस्सा। तो वो बेसिकली किस्सा ये है कि हम लोग, बैंगलोर काफी स्टार्टअप फ्रेंडली सिटी है, तो हम लोग छोटे छोटे नो पार्किंग नो ब्रोकर ऐसे बोर्ड लगाते थे, सस्ता, क्योंकि सस्ता मार्केटिंग करने के लिए। तो वो हमने कोरमंगला में लगाया बैंगलोर में, और वहां पे कुछ ब्रोकर्स ने देख लिया, और अब वो उस तरह वाले ब्रोकर थे जो जल्दी पैसा कमा के रोटेट करना, 70% वाले, तो उनके साथ थोड़े से कुछ गुंडे बदमाश लोग भी थे। तो अचानक से ऐसा हुआ कि अचानक देखा हमने कि हमारे ऑफिस जो है घर था, घर कोई ऑफिस बना लिया था हम लोगों ने। तो उसके सामने देखा कि 70-80 लोग इकट्ठा है, तो हमें लगा जुलूस वुलूस टाइप लग रहा होगा।
पर वो असल में ब्रोकर थे जो हमें ही पीटने आए थे। तो उनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली हम एम्प्लॉयज को पीटना था और कंप्यूटर वगैरह तोड़ना था ताकि ऑफिस बंद हो जाए। तो एकदम से ही वो मामला एकदम से गर्म हो गया। उन्होंने मतलब एक चाटा तो मुझे बस छूते जस्ट में बचा उससे, तो तुरंत समझ में आ गया कि जो है ये लोग बेसिकली मारने पीटने आए हैं। फिर हमने पुलिस को ही बुलाया और हम तो एकदम टेकी टाइप के लोग, IIM टाइप के लोग, पढ़ाई वाले लोग, हमें कुछ कांटेक्ट ही नहीं है, ना हम किसी को जानते हैं, ना फ़ोन नंबर है। तो वो पुलिस वाले को ही फ़ोन किया, वो 100 पे वो आया, उसने वो हमें ले गया थाने। अच्छा, तोड़ने वो आए थे, ले गए आपको? ले गए हमें, और वो ब्रोकर जो थे वो अभी भी वहीं पे परेशान कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो लोकल पुलिस वाले हैं वो लोकल ब्रोकर के साथ सहानुभूति ज़्यादा थी। फिर उन्होंने समझाया हमें कि क्यों हमें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए ब्रोकर के अगेंस्ट। उस दिन हम किसी तरह तो बच गए, बिकॉज एक आयरन ग्रिल डोर था, वो बंद कर लिया था हमने। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने हमको उस घर से निकलवा दिया, क्योंकि किसी ने बोला कि भाई हम तो म्यूनिसिपैलिटी से आए हैं और ये तो तुम कमर्शियल काम कर रहे हो। हमने कहा सामने के ऑफिस में तो स्विगी काम कर रहा है सामने के घर में। लेकिन अब हमें इतनी अकल भी नहीं थी कि तुम म्यूनिसिपैलिटी के हो, ID कार्ड दिखाओ, कुछ भी नहीं था। तो रातों रात फिर हमने वो खाली कर दिया। तो जो 100 लोगों की टीम थी हमारी, वो रातों रात बेसिकली एक तरह से सड़क पे आ गई। साइट वाइट को हमें पॉज करना पड़ा, सब कस्टमर सर्विस बंद करनी पड़ी, तो पूरा ऑपरेशन भी ठप हो गया। तो वो काफी बेसिकली थोड़ा हिलाने वाला एक्सपीरियंस था। तो सर ये तो मतलब ना, ये एक एडिशनल आप ना मैनेजमेंट की बुक्स में IIM अहमदाबाद में बाकी सारे बिजनेस चैलेंज आते हैं आपको कि ठीक है यार, कंपटीशन से ऐसे लड़ेंगे, प्राइस से ऐसे लड़ेंगे, और ये वाला चैलेंज तो था ही नहीं बुक में, यार ये भी तो होता है। तो सर ये जब चैलेंज हुआ तो आपने इमोशनली, पहली बात इसको, एक तो होता है ना कि अगर इतना किसी के साथ कुछ हो जाए तो आदमी कहता है ठीक है यार, धंधा बंद करते हैं अपन, तो अपनी नौकरी करते हैं या कुछ और करेंगे, ये बेंगलोर छोड़ कहीं और चलते हैं। तो एक आपने डिसाइड किया नहीं भाई साहब हम तो कंटिन्यू करेंगे। सेकंड, अगर एम्प्लॉय को मारने तोड़ने की बात है तो एम्प्लॉय कह रहा है यार जरा सी तनख्वाह कहीं भी मिल जाएगी, यहाँ उसके लिए पिटाई थोड़ी खाएंगे। तो आपने एम्प्लॉय को कैसे रोका, आपने खुद कैसे कंटिन्यू करने की सोची, हाउ वाज द माइंडसेट, और इस घटना के बाद फिर आपने दोबारा कैसे चालू किया? तो पहली बात तो ये कि चूंकि मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे फैमिली में किसने और बिजनेस करा नहीं है डायरेक्ट फैमिली में, तो अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों बहुत सारे व्यापारी बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं। क्योंकि ना कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, आप सुबह सुबह उठे और कोई एक नई प्रॉब्लम आ गई। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को आपको बहुत ही सल्यूट करना पड़ेगा, जिस तरह के वो एनवायरनमेंट में काम करते हैं और जिस तरह की प्रॉब्लम से वो डील करते हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है, फिर भी वो प्रॉस्पर करते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको उनका। तो अब ये वाली प्रॉब्लम हमने कभी सोची ही नहीं थी, आपने सही बोला, कभी पढ़ाया ही नहीं क्लास में कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहला बात तो हमारा तो तुरंत रिएक्शन ये होगा कि अच्छा सॉल्व कैसे करें, क्योंकि पहली प्रॉब्लम ये होगी कि वापस से कहाँ बैठें और कैसे साइट को वापस अप करें। तो दो चीजें काम करी। एक काम तो ये किया कि जब कभी आप परेशानी में हों तो आप ज्यादा लोगों को रीच आउट करिए, शर्माइए मत। इस बात से मत सोचिए कि लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, या ये बात मुझे 10 लोगों को बतानी पड़ेगी। तो हमने पब्लिक करी ये बात, अपने दोस्तों को बताया, ग्रुप पे बताया, तो अचानक से बहुत सारा सपोर्ट आया। और जो कस्टमर लगता है कि वो साइलेंट है, वो बेसिकली आए, उन्होंने पैसे दिए, आपसे सामान ले चले गए। लेकिन अगर आप पब्लिक हो गए तो वही चुप कस्टमर आते हैं सपोर्ट के लिए। तो बहुत सारा सपोर्ट आया। फिर हमें सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के नंबर वगैरह भी मिले, उन सबसे बात भी हुई। एम्प्लॉयज़ में बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। एम्प्लॉयज़ में देखिए, अगर किसी का ना स्थान ऑफिस का A से B भी हो जाए ना, तो जो बस है वो उसकी कनेक्टिविटी भी जरूरी नहीं कि वहाँ हो। ये छोटी सी बात आपको लग सकती है, लेकिन उस एम्प्लॉय के लिए हो सकता है कि अब वो ऑफिस ना आ पाए, क्योंकि वो बस कनेक्शन उसका टूट गया, अब वो नहीं आ सकता, कैसे आएगा वो इतना महंगा बस। सही बात है। लेकिन समहाउ ऐसा हुआ कि चूंकि एक भारी अटैक हुआ, तो एम्प्लॉयज के भी सडनली ये बात आ गई कि अब तक जो केवल एक कंपनी में कुछ पैसे के लिए काम करते थे, उनको लगा यार हम कुछ तो हम लोग कर रहे हैं ऐसा जिसके अंदर दुनिया हमारे अगेंस्ट है और फिर भी हम कर रहे हैं। तो एक मिशन है, ये एकजुटता आ गई। तो सरप्राइजिंगली, मतलब ये भी हो सकता था कि लोग तितर बितर हो जाते, पर अचानक से एकजुटता आ गई और एक भी आदमी नहीं गया, और वो जो टीम थी बड़ी स्ट्रांग बन गई। मतलब ये नेगेटिव जो है ना, आपदा में अवसर मिल गया आपको। या लेकिन उस टाइम तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आपदा में अवसर है, पर हाँ अब लग रहा है। तो सर अभी जैसे ये शुरुआत में बेंगलोर में दिक्कत आई, ये वाला हुआ, तो आपने उस एरिया में काम चालू रखा उसके बाद भी? हाँ, क्योंकि हम तो फिजिकल दुकान तो है नहीं, हमारा तो साइट है, सब जगह चालू रहेगा ही रहेगा। पर हाँ, उसके बाद से फिर हम थोड़ा इस मामले में डर गए कि यार ब्रोकर से डायरेक्टली पंगा नहीं लेना है। तो आज भी अगर आप आएंगे तो नो ब्रोकर की हमारी जो है 3 बिल्डिंग है, किसी भी बिल्डिंग के बाहर हमारा बोर्ड नहीं है। और गूगल पे हमारा एड्रेस भी रॉन्ग दिया हुआ है। तो
भाई आ जाए, ज्यादा सक्सेस आ जाएगी तो ज्यादा ब्रोकर आ जाएंगे। थोड़ा सा सेफ ही रखते हैं कि अच्छा भैया, वो ना सीक्रेसी में चल रही है कंपनी। हाँ, और थोड़ा ध्यान भी रखते हैं, पुलिस के साथ भी बना के रखते हैं कि भैया कल कुछ हो जाए ऐसा तो पुलिस का नंबर तो जिसे कॉल कर सके। तो मेंटली प्रिपेयर्ड है भाई। अब सोचो prepared। 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो नाम नहीं लिख रहे। नाम नहीं लिखा हुआ है। तो अभी उसके होने के बाद अब जैसे अब तो खैर आपकी कंपनी बड़ी हो गई, यूनिकॉर्न भी हो गए, 5000 प्लस एम्प्लॉय हो गए, टर्नओवर आ गया, इतने शहर में पहुंच गए, तो अब बाकी शहरों के ब्रोकर अब कैसे आपको डील कर रहे हैं? अभी भी वो मतलब मन में तो है कि यार ये लोग हमारा बिजनेस खा रहे हैं, लेकिन ऐसा है क्या कि कहते हैं अब दोबारा उन्होंने ट्राई किया, नहीं किया किसी ने? नहीं, मेरे ख्याल से समय के साथ ना ब्रोकर्स ने भी एडजस्ट कर लिया, समझ लिया उन्होंने कि ये भी एक अलग पार्टी है जो कि कस्टमर्स को सर्विस करती है। तो आई थिंक उसके बाद से ना, पहले के शुरुआत के 1-2 साल में हमें बहुत सारी हेट ईमेल्स भी आती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक हम भी अब पार्ट ऑफ इकोसिस्टम ही है। हाँ, तो धीरे धीरे उन्होंने एडजस्ट कर लिया, हाँ, रियलाइज कर लिया कि ठीक है यार, अब आधा मतलब ऐसे मान लो 100% मार्केट नहीं है, बस 80 अपना, हाँ, 20 जो यहाँ जाएंगे वो जाएंगे। करेक्ट। और आपने मेजर चंक ले लिया उनकी। कितने रेवेन्यू खराब किया आपने लगभग? देखिए साहब, तो हम लोग करीब 8000 करोड़ का ब्रोकरेज बचाते हैं साल में। साल में 8000 करोड़ का ब्रोकरेज हाँ, बचता है, हाँ, जो कि या तो रेंट वाले, या तो देने वाले या लेने वाले, दोनों के लगता है। हाँ। तो अब आप सोच सकते हैं इसको कि ये क्या इनकम में कम हो गया। हम सोचते हैं इसे कि भाई ये तो वेस्टेज है जो कि हमने कॉमन आदमी की जेब से बचाई। एक कॉमन आदमी का मंथली सैलरी का 40 से 50% होता है रेंटल। 100 रुपए अगर एक आदमी कमाता है, टिपिकल आदमी, तो 30 से 40 रुपए उसका महीने का किराया होता है। उतना ही किराया जो है, भाड़ा जो है, ब्रोकरेज होता है। अगर हम वो बचा पा रहे हैं तो कॉमन मैन के बहुत हेल्प हो रही है। तो हम इस बात से थोड़ा खुश हैं कि हम हेल्प कर पा रहे हैं। तो 8000 करोड़ रुपए बेसिकली, अगर उसको वैसे भी देख सकते हैं, सही बात है कि 8000 करोड़ रुपए हर साल जो आप ब्रोकरेज जनता का बचा रहे हैं, आप चाह के तो 4000 खुद भी चार्ज कर सकते थे, लेकिन ना फॉर द बिगर बेनिफिट छोड़ रखा है आपने। हाँ जी। तो सर ये अभी अल्टीमेट आपका विजन क्या है? 70% को पूरे ही आउट करना है या प्रोसेस को स्मूथ करना है? तो देखिए, अल्टीमेट विजन तो डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा से करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, जो अच्छे ब्रोकर्स हैं उनका तो बिजनेस कभी नहीं मिलेगा हमको, पर जो बचा हुआ 70% है उसके अंदर आप तो 100 में से आज हम लोग 10 होंगे, 8 या 10 होंगे इन 6 शहरों में। 90 या 92 तो अभी भी बेसिकली ब्रोकर्स के पास और फिजिकल मार्केट में ही है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि 10 को हम 20 करें, 25 करें, 30 करें, 40 करें, जहां तक पहुंचते हैं हम लोग। सर अभी मान लो, अभी आपकी आईडी से कोई ब्रोकर भी तो अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकता है, अलग अलग आईडी बना के, अलग अलग नाम से। तो देखिए, बहुत सारे ब्रोकर ट्राई करते हैं और कुछ ब्रोकर इसमें सक्सेसफुल होते भी हैं, लेकिन 99% ब्रोकर्स को तो हम लोग पकड़ पाते हैं क्योंकि उतना टेक्नोलॉजी आ गया है। पर हाँ, 100% फुल प्रूफ नहीं होगा, बिकॉज इंडियन ब्रोकर्स भी बहुत चतुर है। लेकिन हाँ, ये बात है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले हमारे इंटरवेंशंस हैं और कस्टमर्स भी कंप्लेन कर देते हैं। तो अब तक हम लोगों ने करीब 10 लाख ब्रोकर को बैन किया होगा हमारे साइट। 10 लाख ब्रोकर? 10 लाख। इतने लोगों ने ट्राई तो पहले ये लड़ने आए थे और फिर ये जुड़ने आ गए। ठीक है, तो अभी भी कुछ हो गया तो हो सकता है बैनिंग चल रही होगी। हाँ जी। सर अब आते हैं आपके फाइनेंस वाले पार्ट पे कि रियल स्टेट के सेक्टर में आपने स्टार्ट किया और रियल स्टेट के सेक्टर में इन्वेस्टर्स थोड़े स्केप्टिकल रहते हैं, तो आपने फंडिंग, शुरुआती फंडिंग के लिए, शुरुआती पैसे के लिए क्या प्रॉब्लम आपको आई और पहली फंडिंग की कहानी क्या रही? तो साहब, फंडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई हमको। तो पहले ही फील होता था कि हम जो तीनों फाउंडर हैं, हम लोग IIT IIM के हैं, तो हमें फील होता था कि हमारा तो बड़ा अच्छा प्रोफाइल है, तो फंडिंग आराम से मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मेरा तो मैसेज ये भी होगा कि अगर आप फंडिंग के लिए उतरे हैं मार्केट में तो आसान मत मानिए। मतलब वो जो शार्क दिखाते हैं शार्क टैंक में, वैसा नहीं है। रियल वर्ल्ड और ज्यादा टफ है और उसके अंदर और इन्वेस्टर का काम भी ना ही बोलना है। तो आपका केवल एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी बात बेस्ट तरीके से समझाओ। हर मीटिंग में जो क्वेश्चंस आए उन पे मनन करो, अपने आप को अगली मीटिंग के लिए बेटर तैयार करो और गिव अप मत करो। क्योंकि देखिए, काफी ना ये बहुत ही जो है हतोत्साहित हो जाता है कोई भी आदमी कि आप बार बार मीटिंग कर रहे हो मल्टीपल लेवल्स और हाँ नहीं मिल रहा है। लेकिन डिजाइन ऐसा ही है और आपको हाँ केवल एक ही आदमी से तो चाहिए। ठीक है, मैंने 20 मीटिंग करी, पर मुझे 20 हाथ चाहिए भी तो नहीं थे, चाहिए भी तो एक ही था ना। तो हमें करीब 1 साल लगा और मैं तो जॉब भी छोड़ चुका था तब, तो पैसे भी नहीं आ रहे थे और जो EMI वगैरह थी वो भी जा रही थी। तो 1 साल लगा। करीब 1 साल के बाद जाके फाइनली एक इन्वेस्टर ने बोला कि चलो ठीक है, हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, और पहली फंडिंग कितनी थी? पहली फंडिंग हम लोगों की $3 मिलियन थी, जो उस टाइम में उस एक्सचेंज रेट पे 18 करोड़ के आसपास की थी। लेकिन वो अच्छा शुरुआती सर वो 1 साल कैसे स्ट्रगल से निकला जब तक फंडिंग नहीं थी? तो सेविंग्स एंड ऑल? हाँ, वो सेविंग से निकला। और उसके अंदर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा और ये मानना चाहूंगा कि हर फाउंडर, चाहे वो स्टेज में हो चाहे अभी स्टेज में हो, हर फाउंडर एंशियस होता है, इनसिक्योर होता है, वरिड होता है
और अफ्रेड भी होता है। तो वाइल हर फाउंडर कॉन्फिडेंट है और गो गेटर है, पर दूसरा रूप भी है, क्योंकि आदमी कभी भी कुछ भी निश्चितता कभी नहीं होती है, तो वो पार्ट है इस जर्नी का। तो सर एक चीज, अच्छा पहली फंडिंग आपकी टफ थी, लेकिन उसके बाद से फिर गॉड हैज बीन काइंड ऑन यू। नहीं बिल्कुल नहीं बिकॉज मैंने देखा, मैं भी स्टडी कर रहा था, यू हैव रेज्ड ओवर 300 मिलियन प्लस, मतलब आप मोटा मोटी लगभग 3,000 करोड़ के आसपास आपने रेस किया। और जितने भी बड़े, मैं नाम पढ़ रहा था ना, मैं टाइगर ग्लोबल, एलिवेशन कैपिटल, ये भी, इन्होंने भी, तो इतने बड़े बड़े जो बिग शॉट्स हैं, जो 30 मार्क का हैं, उन्होंने आप में इन्वेस्ट किया, मतलब विश्वास दिखाया कि यार गजब। तो ये कैसे, मतलब पहले नहीं मिल रही थी बिल्कुल ही, और उसके बाद लगी तो लाइन ही लग गई, और वो भी बिग शॉट्स है, तो ये हाँ, कैसे तो हुआ? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि शुरुआत में जब शुरू किया तो बस कुछ कस्टमर्स आ रहे थे और हमें लगता था अरे भाई इससे क्या होगा, और हर बार हम और इन्वेस्टर से मिलते थे, बोलते थे भाई तुम्हारे तो कुछ खास नंबर है ही नहीं। क्योंकि इस बिजनेस में क्या है कि आपको एक तरफ ओनर लेके आना है, एक तरफ टेनेंट लेके आना है। मान लो आप ओनर ले भी आए किसी कोरमंगला का, पर टेनेंट नहीं आया, तो मतलब उसी महीने नहीं आया तो बेकार हो गया। 1 BHK का आ गया और यहाँ 2 BHK की डिमांड है तो बेकार हो गया। तो बड़ा ही माइक्रो मैच मेकिंग चाहिए। तो जो लोग भी ब्रोकर हैं वो समझ सकते हैं कितना माइक्रो मैच मेकिंग चाहिए, कि बजट भी सेम होना चाहिए, टाइप ऑफ BHK भी सेम होना चाहिए, वो मोहल्ला भी सेम होना चाहिए, तब जाके डील होगी। तो इसलिए हमें बहुत साल लगे, लेकिन उन सारे सालों में हम किसी तरह करके तो जो आप पढ़ रहे हैं वो है फाइनल फंडिंग, लेकिन उसके बीच का जो रास्ता है वो बड़ा कठिन था। तो ऐसा भी एक बार हुआ कि हम लोगों को जहां से इन्वेस्टर से पैसा मिलता था वो हम ले आते थे। हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में गए, हम लोग शायद सिंगापुर गए थे, तो वहां कॉन्फ्रेंस में गए, और जब कहीं और कंट्री जाते थे तो हमारे अकाउंट में 18 करोड़ हैं, पर हम 3 फाउंडर एक ही रूम में एक्स्ट्रा बेड डाल के सोते थे कि भैया जितने पैसे बच सकते बचा लो, पता नहीं आगे कभी मिले ना मिले, आगे का पता नहीं। तो एक था जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर था, वो बहुत बड़ा, वो बिलियनर टाइप का बड़ा आदमी था वो, और हमें किसने बताया था कि भाई इसको प्रेजेंटेशन देना है, इसको अगर तूने पकड़ लिया तो ये थोड़े से पैसे दे देगा। और वो आदमी एकदम जापानीज आदमी था, हैट वैट पहन के, और वो एकदम फोन पे बिजी रहता था, फोन छोड़ ही नहीं रहा वो। अब पूरे कॉन्फ्रेंस हम लोग गोला गोला कर रहे हैं और वो फोन ही नहीं छोड़ रहा है, तो अब करें तो पकड़े कैसे उसको। तो हमने कहा यार कभी तो बाथरूम जाएगा। तो जैसे ही वो टॉयलेट गया, हम में से एक आदमी उसके साथ गया टॉयलेट करने। फिर जब वो हाथ धो रहा था तो हम लोग भी हाथ धोते थे, हेलो हेलो हम ये हैं, और एक आदमी हम लोग बाहर खड़ा हुआ था टॉयलेट के जस्ट बाहर, की जैसे ही आएगा पकड़ लेंगे, दिखाएंगे प्रेजेंटेशन दिखा देंगे। तो वही हमने किया, और थैंकफुली उसने पैसे दिए भी, और आज वो बोलता है कि शायद मैंने और दे दिए होते तो अच्छा रहता। तो शुरुआत के 5 साल तो बड़ी तकलीफ हुई, हर एक पैसा जोड़ने में और लाने में। और उस टाइम पे हमारा एक ही मोटो रहा कि जो लक्ष्मी मिली है उसकी बहुत इज्जत करो, एक पैसा भी फालतू वेस्ट मत करो, और स्टार्टअप्स की बिल्कुल कॉपी मत करो। जब 5 साल तक हम करते रहे तो हमारे नंबर इतने बड़े हो गए कि फिर ये सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखा दिया। पर वो जर्नी मतलब सिंपल नहीं है। अच्छा 12 साल की जर्नी, हमने तो 12 सेकंड में सवाल पूछ लिया, आपको तो एक दिन याद है भाई। तुम जो पूछ रहे हो ये क्या क्या हुआ था। अच्छा सर, आपको गूगल से भी फंडिंग मिली हुई है, तो वो क्या चीज़ है, और ये गूगल से फंडिंग इट्स वन ऑफ द बिग थिंग, तो उसकी स्टोरी क्या रही? हाँ, तो काफ़ी वो प्रेस्टिजियस बात है कि गूगल ने फंडिंग दी। तो गूगल क्या करता है, वो डेटा देखता है कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म में जो डेटा में बहुत ग्रो कर रहे हैं, यानी जिस साइट्स पर बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, जिसमें बहुत हैपनिंग हो रहा है, और वो चाहता है कि ऐसे लोगों के साथ वो पार्टनरशिप करे। तो हमारा नो ब्रोकर हुड करके प्रोडक्ट है, जो कि गेट मैनेजमेंट ऐप है, कि मान लो स्विगी आएगा, कोई भी आदमी आपके दरवाजे पे आएगा तो पहले रजिस्टर लिखते थे, उसी का वो ऐप काम करेगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा एज ए रेजिडेंट, आप अप्रूव करोगे तभी वो बंदा घर आएगा। तो गूगल ने इसलिए हमारे साथ पार्टनरशिप करी कि वो उस नो ब्रोकर हुड में कैसे गूगल को इंटीग्रेट कर सकें और कस्टमर्स को बेटर हेल्प कर सकें। पर वो मतलब काफी खुशी का मोमेंट था। सर अब आते हैं आपके जो मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग, यूनिकॉर्न स्टेटस जब आपने हिट किया, तो मैं माइंडसेट समझना चाह रहा हूँ कि आज सुबह आप यूनिकॉर्न नहीं हो, आप शाम को अब किसी ने बात करी, किसी ने चेक दिया, और अब शाम को बोले आज टुडे यू आर यूनिकॉर्न, कल पेपर में छप गया है। सो नाउ माइंडसेट शिफ्ट, मतलब कुछ लाइफ में बदलता है, नहीं बदलता, माइंडसेट शिफ्ट होता है, क्या होता है, मैं उस फीलिंग को समझना चाहता हूँ। तो देखिए, एज अ एंटरप्रेन्योर तो आपको ये लगता है कि अच्छा पैसे एक फ्यूल हैं, जिस फ्यूल से आप कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो हमारे लिए तो हमेशा वो फ्यूल ही होता था, और हमें लगता था कि किसी तरह से हम जिंदा रहे, मरे नहीं। अगर नहीं मरे तो अगला दिन देखेंगे तो कुछ और कर पाएंगे। तो हमारे लिए तो बेसिकली वो फंडिंग ही इंपॉर्टेंट थी कि वो पैसे आए, हम कुछ और काम कर पा रहे हैं। तो ये जरूर था कि हाँ यूनिकॉर्न हो गए, लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। वो सेटल आई थिंक तब हुआ जब लोगों ने उसको इतनी महत्ता दी, वरना तो एक नंबर है वो कि आप इस नंबर तक पहुंचे। लेकिन हाँ, कुछ दिनों में मैं महसूस हुआ कि यूनिकॉर्न की वजह से, जो कि 8,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, या अब 9,000 करोड़ हो गया, तो उसके हिसाब से लोग बहुत
में परिवर्तन आ जाता है, कस्टमर्स भी ज्यादा इज्जत देते हैं, एम्प्लॉयज को भी ज्यादा भरोसा आता है। तो वो बाद में सेटल हुआ, पर हाँ मतलब वो एक मतलब माइलस्टोन अपने है। इंडिविजुअल लेवल पे तो लगा ठीक है, एक माइलस्टोन है यार। हाँ एक चेक आना था जो आ Correct. गया, वो उससे यूनिकॉर्न बने या कुछ भी बने, पर मेन चीज है कि यार एम्प्लॉय को लगा कि यार यूनिकॉर्न में जॉब कर रहा हूँ, करेक्ट, वरना हमको नया टैलेंट आने में आसान है। अब हमको आप $1 बिलियन हो कि $0.95 बिलियन हो, हमें वही काम करना है। लेकिन हाँ, वो चूंकि वो एक माइलस्टोन बन गया है, तो लोगों को बहुत भरोसा है। हाँ, तो टैलेंट ट्रैक करना आसान हो गया। हाँ जी। इन्वेस्टर को भी लगता है कि ठीक है यार, मैं यूनिकॉर्न में पैसे डाल रहा हाँ हूँ, जी। तो उसको भी अलग लगता है। गुड। और मीडिया भी इसको अलग ही हाँ प्रचारित जी, हाँ करती जी, है, तो स्पेशली ठीक। हाँ। सर अब टीम मैनेजमेंट पे आते हैं। अभी आपकी टीम है 5,000 लोगों से ज्यादा की, तो आपकी हायरिंग फिलोसफी क्या है? हाउ डू यू सिलेक्ट टीम, हाउ डू यू सिलेक्ट पीपल? तो देखिए, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी को अगर बड़ा करना है, देखिए छोटी कंपनी तो बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर पूरे कंट्री में है, पर हर एंटरप्रेन्योर के पास से हमेशा स्ट्रगल रहती है कि मैं खुद ही हर चीज में लगा रहूं, कि मैं हिम्मत करके ये टीम को दूं। और हम लोग जैसे पहले बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, कि क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगली जनरेशन को और एम्प्लॉयज को दे सकते हो कि नहीं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम है माइक्रो मैनेजमेंट, उन्हें हर चीज खुद ही करनी है और वो जरा सी भी गलती देख नहीं सकते। तो ट्रिक ये है कि आप गलती देखने दीजिए, गलती सामने वालों को करने दीजिए, बिकॉज एक दिन आपने भी तो गलती करी थी, किसी ने आप पे भरोसा रखा था। तो मेरी ट्रिक जो है वो ये है कि मुझे अच्छे लोग हायर करने हैं और मुझे उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस देनी है, ताकि जैसे मैं आपसे बात कर सकूं इस टाइम और मुझे बार बार फोन ना चेक करना हो। इसमें मुझे बहुत ही आनंद आता है, अच्छे लोगों को हायर करना, उनको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी देना, जेन्युइन इंडिपेंडेंस देना, उन्हें करने देना, उन्हें टच नहीं करना। तो हायरिंग के वक्त हम दो चीज देखते हैं। पहला कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, आप क्यों हमें ज्वाइन करना चाहते हो, वो तो हर कोई देखता ही है कि नो ब्रोकर में आपको क्या स्पेशल लग रहा है। दूसरा हम ये चीज भी देखते हैं कि आप करंट जॉब से दुखी हो कि नहीं हो, क्योंकि वरना स्टार्टअप में क्या है, बहुत सारे लोग 20-30% इंक्रीमेंट के लिए तो आना चाहते हैं, लेकिन आपका मोटिवेशन क्या है? केवल पैसे है मोटिवेशन, कि आपको कुछ करने का मन है, आप बोर हो गए जो कर रहे हो, आप चाहते हो कुछ डिफरेंस क्रिएट करो, क्योंकि हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत देंगे। तो ये अप्रोच रहती है। अगर वहां से बोर हुआ है तो नहीं लेते हैं या तो नहीं लेते हैं। अच्छा, अगर आप बोर है तो परेशान लेते हो, हैं। पिछली जॉब से आप परेशान हो, वो आपका पोटेंशियल रियलाइज नहीं करने दे रही है आपको, हाँ, तो आप यहाँ पे आके फाइट अगर मारोगे। तुम पैसे के लिए आ रहे हो तो ठीक, नो उतना वेटेज नहीं है, पैसे के अलावा कोई कारण है तो हम ध्यान देंगे। करेक्ट, बिल्कुल। और सर एक और चीज इसी से रिलेटेड, मतलब अभी इसका रिवर्स क्वेश्चन है कि आप बैंगलोर में ऑपरेट करते हो, बैंगलोर में पूरे इंडिया की स्टार्टअप वर्ल्ड की कैपिटल है, तो यहाँ पे तो टैलेंट की पोचिंग बहुत चलती रहती है। आप जिस आदमी को आज 15 लाख में रखोगे, उसको 2 महीने बाद 18 लाख का ऑफर आ जाएगा। Correct. तो हाउ डू यू रिटेन? तो देखिए, इसका सीक्रेट पिछले सवाल में ही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बेस्ट सैलरी दें, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग टॉप 25% में होंगे, पर टॉप 10% में तो नहीं है, और होना भी नहीं चाहते हम लोग। तो जो मेन, तो फॉर एग्जांपल जो मैं बिजनेस टीम में चलाता हूं, उसके अंदर करीब 50 से 60 लीडर होंगे, ज्यादातर वो IITians हैं, और IITians को कोई कमी नहीं है ऑफर की। और उन 50 IITians में से रेयरली कभी किसी ने रिजाइन किया है पिछले 12 साल में। तो आज हमारे पास कोई बंदा है जो 10 साल पुराना है, जो 9 साल से नो ब्रोकर में, 8 साल से, 7 साल से, 6 साल से लाइन लगी हुई है। उसका एक ही रीजन है कि जैसे मान लीजिए आपने पैकर मूवर फंक्शन में ज्वाइन किया हमको, अब आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि पैकर मूवर का विजन क्या है अमिताभ का, क्योंकि ये मैं आपसे पूछूंगा कि तुम्हारा क्या विजन है, जो करना चाहते हो करो, और तुम लोग कर रहे होगे तो मिस्टेक करोगे तो मैं इग्नोर भी करूंगा। तो जो लोग हैं उनको ही लगता है उन्होंने खुद का बिजनेस बनाया है। तो आप नो ब्रोकर में आके बात करेंगे तो ज्यादातर लोग यही बोलेंगे भाई इंडिपेंडेंस है, मुझे जो मैं करना चाहता हूं कर रहा हूं। तो हमने एक रोल ये ढूंढ लिया है कि क्यों ना हम आपको एंटरप्रेन्योर बना दें बिना फाइनेंशियल रिस्क के, तो आपको काम में मजा आएगा, पैसे हम आपको ठीक देंगे, हमेशा टॉप मोस्ट नहीं दे पाएंगे लेकिन अच्छे देंगे, पर काम में आपको इतना मजा आना चाहिए कि आपको लगे आपका खुद का बिजनेस है। ये टर्म होता है सर इंटरप्रेन्योर। हाँ जी, वो इंटरप्रेन्योर है कि आपको इंटरप्रेन्योर की, हर आदमी कहता है जॉब छोड़ के मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि लगता है मैं खुद का कुछ करूं। Correct. पर वही चीज अगर आपने जॉब में ही दे दी, हाँ, बोले जो खुद का करना है करो, हाँ, बल्कि बिना रिस्क के करो, फिक्स सैलरी के साथ करो, तो आदमी कहता है तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड हो गया। करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये करना मुश्किल लोग इसलिए पाते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उनको हमेशा टोकना होता है। तो मेरा सजेशन है कि आप मत टोको, आप भरोसा रखो। आपने किसी अच्छे आदमी को रिक्रूट किया तो उसे थोड़ा मौका दो, अपने आप वो शाइन करेगा। तो अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट ना करें तो आप
स्तंभित हो जाएंगे कि कितना बढ़िया टैलेंट है और वो आपसे बेटर कर सकते हैं। सर इसमें मैं आप अभी पॉडकास्ट आपका, लेकिन मैं 2 शब्द नहीं, इसमें please, ऐड please, करना please, चाहूंगा। हाँ, एक चीज इसमें, एक तो क्या है जो आपने कहा ना कि वो आपसे भी अच्छा कर सकता है, हाँ, ये मोटा मोटी एंटरप्रेन्योर मानता ही नहीं है। हाँ, वो एंटरप्रेन्योर मानता है गॉड कॉम्प्लेक्स हाँ, कि यार ये धंधा तो मैंने बिल्ड किया है, correct, तो मेरे से अच्छा कौन ही जान सकता है, ये कल का मुझे बताएगा क्या। तो गॉड कॉम्प्लेक्स के चक्कर में उसको शाइन नहीं करने देता, हाँ, उसको अंदर आइडिया नहीं आने देता। सेकंड, वो शायद सामने वाले में इतना होता भी नहीं, क्यों, वो हायरिंग के टाइम ही कंजूसी कर लेता है। हायरिंग के टाइम अगर वो एक बेस्ट टैलेंट लेके आता है तो बेस्ट टैलेंट को हम छोड़ भी सकते हैं, उसके विजन पे भरोसा कर सकते हैं, Correct. उसको मौका दे सकते हैं। अब अगर तुम लेके ही एवरेज आदमी आए हो Correct. कि यार पैसे बच जाएंगे, मैं जुगाड़ कर लेता हूँ, जैसे तैसे लेता हूँ, 2000 कम दे के लेता हूँ, तो उस आदमी पे आपको भरोसा भी नहीं आएगा, आप छोड़ोगे भी नहीं, और फिर आप वापस उस प्रॉब्लम में आ नहीं, जाओगे। आप बिल्कुल तो ठीक बोल रहे स्टार्टिंग हैं। यही है कि भाई आप अच्छा आदमी ले आओ, हाँ। बाकी सब काम अपने आप हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। तुम अच्छा आदमी नहीं लाते, ये गड़बड़ है, बिल्कुल। और फिर तुमसे छूटता नहीं है, दूसरी गड़बड़ है। 100%। सर अभी आपका आइडल रूटीन ऑफिस में क्या रहता है? तो मेरा आइडियल रूटीन ये रहता है कि मैं ऑफिस सुबह पहुंचता हूं, उसके बाद जनरली फर्स्ट हाफ के अंदर किसी एक फंक्शन पे बात होती है। तो हमारे अब तो बहुत सारे छोटे छोटे 20-30 फंक्शन हैं, तो किसी एक फंक्शन पे बात होती है, उसका महीने में जब टर्न आता है कि भाई कैसा नंबर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ सपोर्ट कर सकते हैं क्या, या हमारे पास कुछ आइडिया है। उसके बाद सेकेंड हाफ कंप्लीटली फ्री रहता है ऑन द स्पॉट डिस्कशन के लिए, कि भाई कोई भी आ जाओ और हम बात कर लेते हैं। तो मेरा रोल अब केवल ये रह गया है कि अगर मैंने किसी एक टीम में अच्छा आइडिया सुना तो मैं दूसरी टीम को बता दूं कि भाई तू भी फॉलो कर ले ये बात। कोई आदमी कुछ रिस्क लेना चाह रहा है तो मैं बस एक बार सुन लूं कि हाँ भाई ले लो रिस्क। पर अदरवाइज ऑब्जेक्टिव ये हो गया है कि जितना मैं ऑब्सोलीट हो सकूं, मतलब मेरा रोल, मैं अगर 1 महीना ऑफिस नहीं आऊं और फोन स्विच ऑफ कर दूं तो कंपनी उतना ही अच्छा करेगी कि नहीं। और मैं आपको शर्त ला के बोल सकता हूं, अगर मैं 1 महीना फोन ऑफ कर लूं कंपनी और भी अच्छा करेगी। ग्रेट। तो सर अभी इस तरह की टीम दुनिया बाकी लोग बना सके जो पॉडकास्ट अभी आपको सुन रहे हैं, ड्रीम है सबका कि यार ऐसी टीम बने कि मैं 1 महीना फोन स्विच ऑफ करूं और चीजें करे। आपका क्या सजेशन है, अभी कुछ पॉइंट्स जो आप देना चाहे कि ये 2-3 चीजें करो तो देन यू कैन बी एट दैट स्टेज? तो देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अच्छा टैलेंट हायर करिए, जैसे आपने पहले बोला, और टैलेंट उस ऐसा टैलेंट हायर करिए जो सच में अच्छा, जिसको काम करने में खुद में सुख मिलता हो। तो ऐसा बंदा हायर मत करिए जिसको आपने सोचा हुआ है कि बस मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा और तुम करोगे। और इस बात में थोड़ी सी हिम्मत करिए कि अगर आप अच्छे लोगों को हायर करेंगे और उनको थोड़ा सा मौका देंगे और इंडिपेंडेंस देंगे तो आपसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज पर आप अपनी बिजनेस में 100 बार सोच चुके हैं इस बात पे, तो एक बार के बाद ना नए आइडिया आने बंद हो जाते हैं और आपका मन बन जाता है कि अच्छा ये 4 आइडिया मैं सोच चुका हूं, फेल हो चुका है, मैं नहीं करने वाला। लेकिन जब कोई नया बंदा आता है तो नए जोश के साथ आता है, उसी आइडिया में कुछ ट्वीक कर सकता है जो पहले काम नहीं किया, और फिर हो जाएगा। और ये ना ऐसा नहीं है कि ये कोई लग्जरी है कि भाई चलो कर लिया। इतना कंपटीशन है बिजनेस के अंदर कि अगर आप अच्छे लोग नहीं रखेंगे और नए आइडियाज को ट्राई नहीं करेंगे तो आप कब में पीछे हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि ये क्रूशल नहीं है, पर ये बहुत ही क्रूशल होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि आपको बनाना इस तरह से है कि अगर जान पूछ के, मैं तो बोलता हूं आप मत आइए किसी दिन ऑफिस और मत करिए अपना फोन ऑन और देखिए कैसा हो रहा है। तो आपका सफलता इसी बात में है कि आपने कितनी अच्छी टीम बनाई। अमेजिंग सर। मैं एक इंटीग्रेशन मारता हूँ इसमें। मैं आपको पता है मैं बिजनेस कोचिंग में हूँ, तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं बूट कैम्प। उसकी थीम क्या है पता है? बूट कैम्प की थीम इतनी सी है कि आप चाहे 16 घंटे काम करते हैं दिन में, 12, 14, 16, आप दिन में 2 घंटे से ज्यादा आपको काम नहीं करना है और आपका बिजनेस 1 साल में डबल होगा। बहुत ही बढ़िया। और सर मेरे पास 1000 से ज्यादा बिजनेसमैन है और मेरे पास 1000 से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज है। awesome. मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ हाँ। कि किसी ने बूट कैम्प किया हो और उसको रिजल्ट ना मिला हो। और बूट कैम्प का जो मैं बता रहा हूँ आपको, गोल सिंपल सा क्या है, उनको कंपलसरी क्या कहता हूं मैं, मतलब पहली महीने के बाद कि अब ये क्लास का होमवर्क है कि 1 बजे बाद ऑफिस मत जाना। बोले ये कौन सी बात है? मैंने कहा बस ऐसा है, 15 दिन होमवर्क कर लो फिर मुझे बता देना। बोले यार ऐसा थोड़ी होता है। मैं कहा कर लो। तो पहले दिन जाते ना घबराहट, उनको लगता है फोन बजेगा, कुछ होगा, क्या होगा, मतलब वो आता है कि मैं कैसे करूं, मैं कुछ भी हो जाए मुड़ के मत देखना, छोड़ के आ जाना। बोले कुछ हो गया तो मैं कहा 6 घंटे में क्या हो जाएगा, 1 बजे तुम चले गए, रात को कुछ क्या होगा, अगले दिन आओगे देख लेना, जो बिगड़ेगा कल जाके सुधार कर लेना। तो ठीक है। तो पहले दिन तो ऐसे घबराए जाते हैं, दूसरे महीने, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन वो कहते हैं सर मैं गया, मेरा तो फोन ही नहीं बजा।
पीछे से सब हो गया। फिर वो कहते हैं सर मैं अकेला बैठा था तो मेरे को तो आइडिया आया तो मैंने ये काम कर लिया। मैंने तो जो काम मैं 5 साल से सोच के बैठा था वो सब होने लग गए। वो जो आइडिया नहीं आ रहे थे वो आइडिया आने लग गए, जो आइडिया आए थे पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे वो होने लग गए। वो 15 दिन बाद कहता भाई साहब यही तो मजा है। मैंने कहा बस तुम्हें यही शुरुआत करना था। तो जो आपने कहा ना कि कभी कभी जानबूझ के मत जाओ, हम कंपलसरी पीछे पड़ के उसको जाने नहीं देते। नहीं, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है सर। एक और इंटरेस्टिंग चीज, मैं भी आपकी प्रोफाइल देख रहा था पूरी कंपनी की भी आपकी, तो बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले अलग अलग टाइप के, पर एक अवार्ड जिसपे मेरी नजर टिक गई वो था कूलेस्ट स्टार्टअप। तो ये क्या था कूलेस्ट स्टार्टअप, क्यों मिला, कुछ क्या अलग चीज है, मतलब है क्या कूलेस्ट स्टार्टअप? आई थिंक वो जो जूरी थी वो अवार्ड इस बात पे था कि कुछ ऐसा चीज करना जो यूनिक है और जिससे बेसिकली सच में लाइफ बेटर हुई है। तो उनका कूल का मतलब ऐसा था कि समथिंग विच इज रिवोल्यूशनरी विच हैज नॉट बीन डन बिफोर। तो आई थिंक वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू गेट दैट अवार्ड। जिस सेक्टर में आप 12 साल से काम कर रहे हो बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, तो यू आर द एक्सपर्ट, तो मैं आपसे पूछते हैं। तो सबसे पहले रियल एस्टेट में जो स्कैम्स होते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बिल्डर लेवल पे, कि बिल्डर लेवल पे आपने पिछले 12 साल में क्या देखा कि यार बिल्डर लेवल पे कुछ बिल्डर लोग कुछ स्कैम करते हैं या कुछ ट्रिक करते हैं, कुछ बदमाशी करते हैं, जिससे भैया ये 2-3 चीजें हैं जिससे आप सावधान रहें अगली बार डील करें। तो ऐसी कुछ शेयर करना चाहें तो देखिए, बिल्डर के स्कैम काफी कम हुए हैं रेरा आने के बाद भी लेकिन मैं बोलूंगा 2-3 चीजें आप पक्का चेक करिए। पहले बात तो जो आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं उसके अंदर देखिए कि डेट क्या लिखी हुई है डिलीवरी की। कई बार होता ही है कि बिल्डर वर्बली बोलता है मैं 2027 में दूंगा, लेकिन जब साइन कराता है 2030 लिख देता है उसके अंदर। तो अगर आपने उस पर साइन किया है तो इसका मतलब 2030 तक उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी आपको। तो जो कागज पे लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए। दूसरा, अगर आप लोन नहीं भी ले रहे हैं फिर भी लोन के लिए चेक कराइए। हम तो नो ब्रोकर भी सर्विस देता है, आप किसी लॉयर से भी ले लीजिए। टाइटल चेक करना हुआ, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हुआ, ये सब कुछ आप थॉरोली करवाइए। इस बात पे ओवर ट्रस्ट मत करिए कि बिल्डर बोल रहा है तो ठीक ही होगा। कल कुछ गड़बड़ हुई, घर आपका है तो आपको परेशानी होगी। तो वो हर हालत के अंदर पक्का चेक करिए। देखिए, जब तक डॉक्यूमेंट सही है और लीगली सब कुछ सही है तब तक आप सेफ हैं। आप जिस पेज पे साइन कर रहे हैं वो पढ़ा हुआ आपका होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी के अंदर आलस मत करिए। बहुत सारे लोग दूसरों की देखा देखी ले लेते हैं कि अरे वो मेरे जाने वाले दोस्त ने ली, ठीक ही होगी। अपना होमवर्क अगर आप नहीं करेंगे तो वो फलेगा नहीं आपको, तो वो जरूर करिए। तो लहर वाला पार्ट में ये हुआ कि आपको होम लोन की नहीं है जरूरत है तो भी चाहे 5 लाख का लो, बट आप लोगे तो इस बहाने बैंक चेक कर लेगा सारी चीजें। करेक्ट, वरना आप कम से कम अप्लाई करके सैंक्शन तो करवा लो। हाँ। वो सैंक्शन भी तब करेगा जब बाकी सारी चीजें चेक होगी। करेक्ट, ग्रेट सर। ये हुआ बिल्डर वाला पार्ट। अब सेकंड पार्टी आती है रियल एस्टेट की, ब्रोकर, जिसके तो आप सुपर स्पेशलिस्ट हो कि ब्रोकर क्या स्कैम या ट्रिक या बदमाशी करता है प्रॉपर्टी के दौरान जो अपन को ध्यान देनी चाहिए ताकि हम उससे बच जाए। तो देखिए, जो अच्छे ब्रोकर हैं वो तो बहुत ध्यान रखेंगे और आपको कभी भी खराब डील नहीं बोलेंगे, ठीक है। पर जो ब्रोकर गड़बड़ हैं जो पैसे के लिए, वो क्या करेंगे कि हाँ भाई दे दो पैसा। जैसे जो कॉमन हमने प्रॉब्लम देखी है वो हमने ये देखी है कि ओनर को, खासकर रेंटल में बहुत देखा है हमने, कि टेनेंट ने ओनर को पैसे दे दिए बिना कागज पत्तर करे हुए, और उसके बाद कुछ मनमुटाव हो गया और उन्होंने बोला मैं वापस नहीं कर रहा पैसे। अब ब्रोकर ने भी हाथ खड़े कर दिए, बिकॉज ब्रोकर उसी कम्युनिटी में रहता है, उसे ओनर से ज्यादा प्रेम है, क्योंकि आप तो सड़क पे चलते हुए आए थे। तो मेरा कहना यही होगा कि अगर आप कोई पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं बिना केवाईसी के, बिना कागज के, बिल्कुल मत करिए। चाहे आप कितनी भी डेस्परेट हो उस घर के लिए, चाहे वो डील आपको कितनी अच्छी लग रही हो। लैंडलॉर्ड लेवल पे मैं एक पे आता हूँ। अपना पहली पार्टी थी बिल्डर, सेकंड पार्टी थी ब्रोकर, तीसरा लैंडलॉर्ड। क्या स्कैम या क्या ट्रिक्स करते हैं जिससे हमको बचना चाहिए रेंट लेते टाइम? तो देखिए, लैंडलॉर्ड के साथ भी ना ये एग्रीमेंट में बहुत ही क्लियरली बोलिए कि लॉक इन पीरियड क्या है। तो ये लॉक इन पीरियड ऐसी चीज है जो कि ज्यादातर टेनेंट्स को पता नहीं है। लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है कि कितने समय से पहले वो आपको निकाल नहीं सकता। तो ऐसा ना हो कि आपने आज घर लिया, 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद उसे ज्यादा भाड़े वाला कोई और टेनेंट मिल गया और उसने आपको धमका दिया कि भाई चले जाओ तुम। लॉक इन पीरियड जनरली अगर आपने 6 महीना या साल भर बोला हुआ है, इसका मतलब ये है 6 महीने से पहले वो आपको जाने को नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने पैसा खर्चा किया है घर का सामान शिफ्ट करने के अंदर। और दूसरा, जो चीजें भी लोगों को टिपिकली परेशान कर सकती हैं, अनॉय कर सकती हैं, जैसे कि मान लिया आपका पेट है या आप बैचलर हैं, ऐसा कुछ भी अगर चीज है तो बता दीजिए लैंडलॉर्ड को, लिखित में ले दीजिए कि भाई मेरे पास 2 पेट हैं,
और जान लीजिए कि सोसाइटी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि उसकी वजह से कभी और कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि कई बार अपन को लगता है तो बेसिक चीजें एडजस्ट हो जाएगी, वो हाँ। एडजस्ट होती नहीं है। हाँ। और सर ये लैंडलॉर्ड में कभी कभार होता है ना कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाती है कि भैया एकदम से रेंट बढ़ा दिया। बैंगलोर में तो ये बहुत ज्यादा है कि छोटी छोटी जगहों के मल्टीपल रेंट्स है, तो इसके भी क्या चीज का ध्यान रख सकते हैं? तो इसका वही है कि आप ये लिख के रखिए एग्रीमेंट में कि इतना लॉक इन पीरियड है, इतने टाइम तक रेंट चेंज नहीं होगा। और कितना होगा वो भी लिख सकते हैं? हाँ, आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मल्टी ईयर एग्रीमेंट बन रहा है तो उसमें कह दीजिए कि हाँ हर साल ऐसे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ये पावर लैंडलॉर्ड के पास है कि वो आपको जाने को बोल सके। इसलिए आपकी अकेली सुरक्षा और लॉक इन पीरियड है कि लॉक इन पीरियड में रेंट सेम रहेगा और उससे पहले आपको खाली करने को नहीं बुला सकता। मतलब बेसिकली अगर कोई 5 साल का भी एग्रीमेंट करता है और लैंडलॉर्ड चाहे तो 1.5 साल में आपको हाँ, करवाना कर उसका सकता है। घर है, पर लॉक इन पीरियड अगर लिखा हुआ है तो आपका राइट बनता है। तो लॉक इन पीरियड इज द ओनली थिंग हाँ दैट कैन सेव यू। टेनेंट क्या करते हैं सर? अब ये तो हमारे लैंडलॉर्ड वाली बात है, टेनेंट भी कुछ करके जाते होंगे जिससे लैंडलॉर्ड कहता होगा यार बताओ हमने टेनेंट रखा था ऐसे करके चला गया। तो ये क्या ट्रिक्स है, कुछ चीजें हैं, पोटेंशियल फिटफॉल है जहां से रेंट देने वाला सावधान रहे? तो रेंट देने वाले को बेसिकली ये चेक कर लेना चाहिए। तो जैसे हम भी ऑफर करते हैं कि आप बैकग्राउंड चेक करा सकते हैं टेनेंट का, कोई भी क्रिमिनल केस तो नहीं है। तो इस तरह का चेक करा लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि प्रोफेशन क्या है। मान लीजिए टेनेंट अगर किसी भी ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, जैसे कि हम पैप बोलते हैं कि पुलिस हुआ, एडवोकेट हुआ, पॉलिटिशियन हुआ, तो पता होना चाहिए आपको कि उसकी अपनी तरह की समस्याएं आ जाती हैं बात के अंदर। कभी कभी रेयर केस में ऐसा भी हो जाता है कि टेनेंट स्क्वाट कर लेता है, वो घर खाली नहीं करता। तो इसलिए अगर बैकग्राउंड चेक कराया हुआ है ना, तो उससे बेसिकली सब चीज़ें मदद मिलती है। एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि घर रेंट पे देते वक्त घर में जो जो चीज़ें हैं उन सबको डॉक्यूमेंट में रेंट में एग्रीमेंट में लिख लेना चाहिए, वरना बाद में लगता है कि अरे भाई तुमने ये फलां चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी, मैंने गीजर दिया था खराब हो गया, पर कोई सबूत ही अगर नहीं है तो आप कैसे बोलोगे? और ये दोनों एंड पे हो सकता है, दोनों एंड पे हो सकता है, मतलब दोनों की सुरक्षा है basically। दोनों की सुरक्षा है, बिकॉज ओनर भी बोल सकता है कि मेरे पास डिपॉजिट है, मैं वापस नहीं कर रहा तुम्हें। भाई ओनर टूटी हुई चीज के भी कह सकता है कि तुमने तोड़ी। करेक्ट। तो पहले लेने से पहले ही कह कि मैंने ये चीज ली है। हाँ जी। ठीक है सर, लीगल इश्यूज एज अ टेनेंट एज ए लैंडलॉर्ड कौन कौन से मोस्ट कॉमन लीगल इश्यूज हैं जो आ जाते हैं जिसको अपन को ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, चूंकि भाड़े के अंदर तो लीगल इशू ज़्यादा आते नहीं है, बिकॉज ये टेम्पररी वो है, क्या कहते हैं, अरेंजमेंट है। आई थिंक लीगल इशू जो आते हैं वो बाय एंड सेल के अंदर ही आते हैं, और वो जो आते हैं वो इस तरह के ही होते हैं कि आपने ठीक से टाइटल चेक करा नहीं है, कि आपने कोई घर लिया और उसके अंदर मान लो आपने ले लिया, ओसी अब तक आया नहीं है, और आपको बोल दिया गया आने वाला ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आने वाला है, लेकिन कोई इशू चल रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, वो उसी आया ही नहीं, और फिर आप लेके बैठे हुए हैं उस प्रॉपर्टी को। तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए, जब मैं मुझसे बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा हो सुन के अरे क्या चीज़ है, लीगल चेक करा लो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि बायर लगता है इतनी बढ़िया डील है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ले लेता हूँ इसको। पर आप समझो इतनी बढ़िया डील अगर है तो डबल चेक करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जितनी बढ़िया डील है उतना ज्यादा चेक करो। हाँ, मतलब लोग, मैंने देखा है लोग डेस्परेशन में कि अरे भाई भाड़े का घर इतने अच्छे प्राइस में मिल रहा है, ले लेते हैं, बस चला जाएगा, वरना। लेकिन मत करो ऐसा आप अपना कुछ भी पैसे देने से पहले जो लीगल चेक्स हैं वो करवा लेने चाहिए, कभी नुकसान नहीं है इनका। वो ब्रोकर्स वैसे करता ही है ना कि फोमो, कि देखो साहब आप 5 बजे तक बोलो ना दूसरी पार्टी को, अगर आप 5 बजे तक का टाइम है दूसरी पार्टी को चला जाएगा, ये डील छूट जाएगी, फिर उस चक्कर में निमट जाता है लंबाई। अब सर आते हैं बायर्स एडवाइस पे। कोई भी जो देख रहा है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, उसके कुछ गाइड्स। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली प्रॉपर्टी ले रहा है तो क्या चीज उसको कंसिडर करनी चाहिए? लोकेशन, या उसके बजट में आ रहा है, या फ्यूचर अप्रिसिएशन? तीनों में से क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, सबसे पहले जरूरी ये है कि आप अगर ले रहे हैं इवन फॉर इन्वेस्टमेंट, तो आप ये सोच के उस प्रॉपर्टी को देखिए जैसे आपको वहां रहना है। क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है कि लोग ना इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं और प्रॉपर्टी को देखते हैं जैसे कोई थर्ड पार्टी देख रहा हो कि हाँ कुछ करवा तो क्या हुआ, बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी प्राइस। ऐसा मत देखिए आप, क्योंकि जो बायर आएगा, जो चीज आपको चुभी थी पर आपने इग्नोर कर दी, वो इवेंचुअल एंड यूज बायर को भी चुभेगी। तो आप उसी निगाह से देखिए जैसे कि आप कल उसमें शिफ्ट होने वाले हो। तो पहले तो मूल मंत्र ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी को ऐसे मत देखिए बस ले लो मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपने रहने के लिए सोच के देखिए। अब यहां से फिर अलग अलग बढ़ जाता है कि अगर एप्रिसिएशन के लिए चाहिए आपको, तो फिर आप ओके होने चाहिए कि अगर आज रिहाइश नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगी। लेकिन अगर आप खुद के लिए रहना है तो फिर ये चाहे एप्रिसिएशन कम हो पर आपके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, ऑफिस पास में होना चाहिए, तो फिर अलग अलग आ जाता है रिक्वायरमेंट क्या है आपके। अगर मतलब इन्वेस्टमेंट है तो फिर रिहाइश इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ठीक है, और अगर रहना है तो फिर लोकेशन इंपॉर्टेंट आ जाती है।
ठीक है। एक से इसमें लोकेशन और प्राइस में क्या आता है कि भाई मेरे बजट 50 लाख रुपए है, इसमें चाहे मुझे दूर रहना पड़े मैं रह लूंगा वो, या यार मेरे को तो पास ही चाहिए, बजट चाहे 50 का 60 करना पड़े मैं एक्स्ट्रा लोन ले लेता हूँ बट मैं लोकेशन को दूंगा। तो ये इसके जब इसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है तो किस तरह से सोचना चाहिए? तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप, तो ये कहावत है कि जब आप गृह प्रवेश की पूजा में बैठे हैं तो एकदम हल्का फील होना चाहिए, मतलब जेब में एक पैसा नहीं होना चाहिए। तो कई बार बहुत सारे इंडियंस ऐसा करते ही हैं कि फाइनली जब तक घर लेते हैं वो तो अपने को मैक्सिमम स्ट्रेच कर चुके होते हैं। अब आई एम नॉट श्योर ये कितना अच्छा है कितना नहीं है, पर घर एक इमोशनल सब्जेक्ट है, तो लोग अपना बेस्ट कोशिश करते हैं घर के लिए। तो ये हर किसी के सामने समस्या आती है कि कितना स्ट्रेच करूं, तो मेरे ख्याल से वो ना हर किसी पे डिपेंड करता है। बट जनरली जो हमने देखा है वो हमने देखा ये है कि कंज्यूमर्स अच्छी प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट ट्राई करते हैं। सर रेंटल वर्सेस ओनरशिप जिस पे भी बहुत डिबेट चलती है, खुद का घर के रेंट, इस पे आपके क्या व्यूज हैं? तो देखिए मेरा व्यू ये है कि अगर आपको खुद के रहने के लिए लेना है, इमोशनल डिसीजन अगर है तो आप खरीद लीजिए। ठीक है। अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो अनलेस वो डील बहुत अच्छी है, रेंटल पे लेना बेटर है। नहीं, और जैसे खुद के लिए भी लेना है तो अगर खुद के लिए आपको लेना है, आपका खुद के लेना क्यों है? क्योंकि आप एप्रिसिएशन चाहते हैं कि आप खुद रहना चाहते हैं। तो देखिए अगर रहना चाहते हैं तो भाई वो लॉजिक जो है, जो बाजार में लॉजिक यही है कि अगर आप कोई चीज ले रहे हो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर आप खुद लेना चाहते हो रहोगे तो इसी बिल्डिंग में रहना है, इसी चीज में, इसी कुर्सी पे बैठूंगा। लेकिन अगर मैं खरीदूंगा तो पहले मैं 20 लाख का डाउन पेमेंट दूंगा, फिर मैं 80 लाख का लोन लूंगा, फिर अगले 30 साल तक मैं 80,000 की EMI दूंगा, और यही चीज तो मुझे अभी मैं 25-30 हजार रुपए दूंगा। भाई रेंटल यील्ड क्या रहा, 3-4%, तो ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी 4 लाख में यानी 35,000 के किराए में मेरे को मिल जाएगी। तो मैं 35,000 का किराया दूं और इसको एकदम ऐसा रखूं कि ठीक है मेरा घर नहीं है, या मैं 80,000 की EMI दूं और इसको 30 साल तक रख के मेरा रखूं, ये क्वेश्चन आता है। Correct. तो फाइनेंस वाले जो लोग हैं वो कहते हैं अरे नहीं, ये तो 55,000 रुपए की SIP करा देंगे भाई, 80,000 रुपए की EMI की जगह 35 का ये दे दो, 45 की SIP करा देना, 20 लाख की एक मुश्त करा देना, इतने साल में इतना हो जाएगा। तो आदमी को कहते हैं भैया लेने का कोई मतलब नहीं है। तो उस डिबेट में आप क्या कहते हो? तो जस्ट बिकॉज मैं रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म चलाता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूँगा खरीदो। तो मैं फाइनेंस वालों के साइड में हूँ, ठीक है, इस वाले में मैं फाइनेंस वालों के साइड में हूँ। वो एकदम सही बोल रहे हैं कि आप 35,000 का भाड़ा दो और आप बाकी पैसे SIP में डालो, उससे मोस्ट प्रोबेबली एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होगा आपके नेटवर्थ का और आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी। तो मैं एग्री करता हूं उनसे। और सर इसकी बात मन करें अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात में कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी बेटर है या रेजिडेंशियल? आपने जो रिटर्न्स वगैरह देखे हैं या आपके प्लेटफॉर्म जो डील होती है, कहाँ पे क्या बेटर है आपके अकॉर्डिंग? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो अनलेस कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी डील है, मैं उसको हटा दे रहा हूँ, जो 5% डील बहुत ही बढ़िया मिल गई आपको, तो 95% केसेस के अंदर ऐसा तो नहीं है कि अगले 10 साल में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बहुत ही खतरनाक तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके चांसेस तो कम है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में अमेजिंग बात है, जो क्वेश्चन आपने बोली कि 1 करोड़ में 35,000 का रेंट वर्सेस 80,000 रुपए की EMI, ये क्वेश्चन चेंज हो जाती है कमर्शियल में। कमर्शियल में रेंटल यील्ड है 10 से 12%, तो वहां सडनली जो है आपको 10 से 12% रिटर्न मिलेगा ईयरली और प्लस एप्रिसिएशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी सोचते ही नहीं है हम इंडियन रिटेल कंज्यूमर्स। हम सोचते हैं कि ये तो व्यवसायी वालों लोगों के लिए ही है, और हमें एक डर भी रहता है। लेकिन आप सोचिए ना, जिस सड़क पे हम लोग हैं उस सड़क पे जो दुकानें हैं वो 100 स्क्वायर फीट की, 200 स्क्वायर फीट की हैं। अगर वो अच्छी सड़क है वो दुकान हमेशा ऑक्यूपाइड रहेगी। तो जब टाइम अच्छा हो ले लीजिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, उसका टिकट साइज भी कम रहेगा, उससे भाड़ा भी अच्छा मिलेगा और रिप्रेजेंट भी अच्छा है। दोनों तरह के वो बेसिकली डिविडेंड भी दे रहा है, शेयर भी बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर बाइंग करते टाइम क्या बड़ी मिस्टेक है जो ओनर करते हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए बाइंग करते वक्त सबसे बड़ी मिस्टेक तो वही है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, वह है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जस्ट बिकॉज पिछले 3 साल में दाम बहुत ऊपर हो गया तो बस अब लेना है कैसे भी। तो मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूं जिनके दिमाग में ये है कि पिछले 3 साल में डबल हुआ है तो अगले 3 साल में डबल हो जाएगा। मेरा उनसे क्वेश्चन ये है कि अच्छा एक चीज बताओ, अभी लेते वक्त तुम्हें लग रहा है कि हाँ प्राइजेस बहुत अच्छे हैं, तुम कंफर्टेबल ले पा रहे हो, कि बहुत दिक्कत हो रही है? तो कहना बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई फ्यूचर जिसको तुम बेचोगे अगर उसको ही बहुत दिक्कत हुई खरीदने में तो कैसे बेच पाओगे उसको? तो अफोर्डेबिलिटी का ध्यान रखो। ये कोई वो सट्टा नहीं है कि आपने डाल दिया वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाए। तो इसलिए ये देखा जाता है कि बाइंग में तो लोग बहुत जल्दी करते हैं और सेलिंग कभी आसान नहीं होता बेचना। तो मैं बोलूंगा आप घर लीजिए क्योंकि आपको घर में रहना है, आपको पसंद है या आपको एप्रिसिएशन चाहिए,
आप डर के मत घर लीजिए, कि फोमो में घर मत लीजिए, अपना होमवर्क प्रॉपरली करिए और फिर आप अपना ड्रीम होम बिल्कुल लीजिए। सर अभी जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ऑप्शन है, मैं तो नॉर्मली आदमी रियल एस्टेट को ऐसे भी देखता है कि जहाँ रहता है वहीं करना है। हाँ जी। भाई जैसे अगर दिल्ली का आदमी तो उसको लगता है अपने दिल्ली में ही करेंगे जो भी करना है, घर प्रॉपर्टी जो भी लेंगे दिल्ली में लेंगे। लेकिन अगर अपन ओवरऑल पूरे इंडिया में देखें कि यार मैं बैठा तो जयपुर में हूँ, पर मैं अहमदाबाद भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं मुंबई भी कर सकता हूँ, मैं कहाँ करूँ? तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जिसका टिकट साइज थोड़ा बड़ा है, तो मेट्रो सिटीज में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है या टीयर 2 में? तो देखिए, थियोरेटिकली मेट्रो सिटीज बेटर हैं टीयर 2 से, क्योंकि लिक्विडिटी आसान है, बिकना आसान है। लेकिन जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो टीयर 2 में बहुत ज़्यादा अच्छा देखा गया है कंपेयर टू टीयर 1। सो दोनों के अपने गिव एंड टेक है। मेट्रो में आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ भाई, कभी भी पास में कोई नेबर होगा, आप जानता होगा, आपको बेचना चाहोगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं। आप अगर मेट्रो में काम करते हो तो मेट्रो किसी काम से जाओगे तो आप देख लोगे। नॉन मेट्रो में एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। अगर आप कोई जानकार है हाँ। जो कभी वहां पे झांक लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आप टीयर 2 बिल्कुल ट्राई करो, या अपने होम टाउन जो आपका टीयर 2 अगर है तो वहां ट्राई करो। हाँ मतलब जहाँ कोई संभाल सकता है वहां ले लो। वहां ले लो। टीयर 1 में तो मतलब मेट्रो में तो संभाल ही जाएगी चीज। हाँ जी, हाँ जी। और सर एक और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत बड़ा सेफ्टी और एप्रिसिएशन का गेम है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदना है, रेडी टू मूव खरीदना। भाई कई जगह ये बहुत मतलब एक कैलकुलेशन है कि ये बिल्डर बना रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसका भाव ये है, बिल्डिंग तैयार होगी जब तक तो 30-40 तो बढ़ ही जाएगा, तो यहाँ तो सिक्योर्ड है। लेकिन वो क्वेश्चन मार्क है कि नहीं बनी तो पूरा ही चला जाएगा। तो कई लोग तो कहते हैं कि इसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन को, और कई लोग कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सेफ है और क्या बेटर है? तो आप एक मिनट के लिए बिजनेसमैन के हिसाब सोचिए। ठीक है। कोई अगर आपको डील मिल रही है जहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन का प्राइस बहुत कम है कंपेयर टू सिमिलर बनी बनाई प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब वहां रिस्क प्रीमियम बहुत हाई है। ऐसे केस में आपको थोड़ा और डरना चाहिए। जहां रिस्क प्रीमियम थोड़ा कम है वहां आपको थोड़ा और कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि तो इसलिए देखा गया है कि जो अच्छे बिल्डर हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन रिस्क कम है, जहां पता है आपको कि प्रॉपर्टी बिकी जाएगी, बनी जाएगी, वहां पे रिस्क प्रीमियम भी कम है। तो आप रिस्क कम ले रहे हैं लेकिन आपकी गारंटी भी बेसिकली बहुत अच्छी है। ठीक है। और जहां रिस्क प्रीमियम हाई है वहां ये जरूर पॉजिटिव है कि सस्ते में मिल रहा है आपको, और सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन होगा। लेकिन ये जान के लीजिए इसमें खतरा है बहुत कि इसमें बड़ा। जहां पे दिख रहा है कि बहुत पैसे बन रहे हैं उस पे खतरा भी है। वो रिस्क और रिटर्न साथ ही आ रही है साथ कुल में आ मिला रहा के। है, हाँ, हाँ। और सर इसमें मतलब मेरा ओपिनियन जो मुझे भी आपसे बात करते करते जस्ट बन गया मेरा ओपिनियन कि अंडर कंस्ट्रक्शन में भाई साहब अगर तुम एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हो जीवन में, हाँ जी। कि मैं जीवन में एक ही घर हाँ लूंगा, जी। तो तुम रेडी टू मूव ही ले लो। हाँ, अगर ऐसा है तो रेडी टू मूव लीजिए, क्योंकि बहुत सारे, देखिए आपकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं और आपने आधा करोड़ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, वो अगर रुक भी गई 1 साल क्या के फर्क लिए तो पड़ता है? आपको रिस्क नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी नेटवर्थ ही 3 करोड़ या 2 करोड़ है और आपने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, आपको रात में नींद नहीं आएगी अगर वो बंद हो गई सर बनना। मैं वो तो उल्टा बोल रहा हूँ, आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ है, आप 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठते हो। आदमी कहता है सारी सेविंग लगा दी हाँ। और 5 साल से ईएमआई दे रहे हैं कि ये बनेगा और इसमें रहेंगे, अब ये बन ही नहीं रहा, तो मेरी सेविंग भी गई, मेरी ईएमआई भी गई, मेरा लोन भी पेंडिंग है और मैं अभी भी किराए पे रह रहा हूँ। तो वो तो वहां पे तो आदमी जो भी अगर खुद का घर ले रहा है और जीवन में एक ही ले सकता है तो रेडी टू मूव में ही ले ले भैया तू। और अंडर कंस्ट्रक्शन तो वो इन्वेस्टर टाइप आदमी है कि यार बन जाएगी तो रिटर्न कमा लेंगे, नहीं भी बनी तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं और निकाल लेंगे। सर लैंड वर्सेस फ्लैट, तो देखिए एप्रिसिएशन तो लैंड में ज्यादा है ट्रेडिशनली, राइट, बिकॉज रिहायशी ना होने से रिहाइश तक जर्नी लंबी है। पर लैंड के अंदर बस एक ही रिस्क रहता है कि लैंड में स्क्वाटिंग का, दूसरे लोगों का हथियाने का, वो सब रिस्क रहते हैं। और लैंड के अंदर बहुत बार ये भी हुआ है कि दिखा दिया बड़े बड़े ख्वाब की यहाँ पे सेमीकंडक्टर सिटी आएगा, यहाँ पे ये आएगा, वो आएगा, चला गया, वो है। पर मैं बोलूँगा लैंड फिर भी बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि लैंड कम टिकट साइज के अंदर मिल जाती है, और अगर वहां पे कुछ हुआ तो वो 5 साल 10 साल में मल्टीप्लाई भी हो सकती है। तो प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं। तो अगर आप जहां भी आप लैंड ले रहे हैं, ये बस हिसाब रखिए कि आप या आपका कोई जानने वाला उसे कुछ कुछ मौके पे जाके देख सके। मतलब अगर प्रोटेक्शन की गारंटी लगती है आपको तो प्रोटेक्टेड है तो आप ले तो लैंड में जाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। यार कई जगह होता है ना कि सोसाइटी काट देते हैं, पूरी बाउंड्री वाली सोसाइटी है, उसके अंदर आपने को फ्लैट लिया तो आप सेफ हो मोटामोटी, या लैंड लिया लैंड आपने। लिया, हाँ। सर लैंड रियल स्टेट में आपका पर्सनल ओपिनियन पिछले 10-12 साल का क्या रहा? रियल स्टेट में किसका रिटर्न बनता है? जो एक प्रॉपर्टी अभी खरीदता है, जैसे आज 1 करोड़ में खरीदी, भाव मिला तो 6 महीने में 1.15 में बेची, फिर 1.15 से कुछ ले लिया, फिर 1.30 में बेच दिया, वो या वो एक की लेके बैठा है 10 साल तक,
किस में ज्यादा रिटर्न बनता है बंदे का? रिटर्न पहले वाले में ज्यादा बनता है, हालांकि वो थोड़ा फ्लिप एंड फ्लॉप में? फ्लिप एंड फ्लॉप में बनता ज्यादा है, बिकॉज उसमें आप रिटर्न चेस कर रहे हो, तो उसमें आरओआई बहुत हाई है। पर हाँ, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना, कागज पत्तर करना, फिर उसको बेचना, बहुत लोगों को बहुत सिरदर्द और डिफिकल्ट लगता है। प्रॉपर्टी लेने और उसे हमेशा रखने में इशू बस इतना आता है कि शुरुआत के कुछ सालों में तो ये पॉसिबल है कि बहुत तेजी से आईआरआर हाई हो, फिर वो प्लेटो हो जाता है, क्योंकि फाइनली वो अफोर्डेबिलिटी से मीट करने लग जाता है। तो डिपेंड करता है आप चाह क्या रहे हैं। अगर आप आरओआई चेस करना चाह रहे हैं तो फ्लिप बेटर रहेगा, पर अगर आप लॉन्ग टर्म पीस चाह रहे हैं तो फिर होल्ड वाला बेटर है। सर अब बात करते हैं रियल एस्टेट की प्राइसेस के ऊपर। भाई अभी जैसे इंडिया की जितनी मेजर सिटी जहाँ पे अवेलेबल हो, मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर, यहाँ पे अलग लेवल के प्राइसेस चल रहे हैं, तो कुछ इनके पीछे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं या ये बबल है, क्या लगता है आपको? तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप शहरों की बात करें, हर शहर की, तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादातर शहरों में अभी राइट प्राइस चल रहा है। पूना मैं बोलूँगा बहुत ही अट्रैक्टिव है, हमको बिल्कुल चेक करना चाहिए आपको अगर आप लेना चाह रहे हो प्रॉपर्टी। एनसीआर के बहुत से इलाकों में, मतलब एनसीआर मोटा मोटा बबल रेंज में आ गया है, तो एनसीआर में केयरफुल होना चाहिए आपको लेने से पहले कि जो आप ले रहे हो उसका प्राइस ठीक है। वहाँ आप फोमो मत लो, आप वहाँ पे आप एनसीआर में अगर आप ले रहे हो तो चेक करो कि वहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, रियल जो एंड कंज्यूमर डिमांड है वो कैसी है। और एक रेंटल यील्ड कॉन्सेप्ट है जो कि आपको तो पता ही होगा, पर आपके दर्शकों के लिए, कि अगर 100 रुपए का घर है तो पूरे साल में किराया कितने रुपए आ रहा है। अगर वो 4 रुपये है तो इसका मतलब बहुत अच्छी डील है, क्योंकि रियल कंज्यूमर अपने रेंट के थ्रू उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो 1% है, इसका मतलब ये है कि ये डील बहुत महंगी है। तो रेंटल यील्ड इज अ गुड इंडिकेटर टू चेक कि आप महंगा घर ले रहे हो कि सस्ता ले रहे हो। तो अभी ये रेंटल यील्ड के हिसाब से आपको एनसीआर थोड़ा सा वैसा लगता है, ठीक है। और सर ये जो भाव बढ़ गए एकदम से, जैसे एक चीज हमें कहते थे कि जेनजी पे एक सवाल है, और मैं यहाँ पे जेनजी से बड़ा एम्पैथाइज करता हूँ कि पहले की जो जनरेशन है, पिताजी की, दादाजी की जनरेशन, वो अपनी एनुअल इनकम के 4 से 5 गुना पे घर ले लेती थी। अगर उनकी कमाई साल की 2 लाख रुपए थी तो वो 10 लाख रुपए का घर मिलता था तो वो आराम से अफोर्ड कर लेते थे। अब आज की डेट में जेनजी की कमाई चाहे 2 लाख से बढ़ के 10 लाख रुपए पे पहुंच गई है, लेकिन वो जो घर पसंद करता है ठीक ठाक 3 BHK ठीक लोकेशन पे, वो 3 करोड़ से ही चालू हो रहा है। यानी उसकी जो घर लेना है उसकी एनुअल इनकम का 30 गुना है। तो ये सारी स्टडी रिपोर्ट और ये सब कहते हैं कि जेनजी तो अपने लाइफ टाइम में घर नहीं खरीद सकता। पिताजी ने खरीद लिया, दादाजी ने खरीद लिया, जेनजी सोच ही सकता, ले नहीं सकता। तो ये जो स्काई हाई प्राइसेस हो गए, पहली बात ये, क्या बात कितनी सत्य है और इसके पीछे रीजंस क्या लगते हैं आपको? नहीं, देखिए, ये बात हर सिचुएशन के लिए तो सत्य नहीं है, और जहां ये सत्य है वहां आप एक मिनट के लिए ऐसा सोचिए कि अगर जेनजी जो कि अच्छे पैसे कमा रहा है और जो कि फ्यूचर है, अगर वो घर नहीं ले पा रहा हो किसी लोकेलिटी में, तो प्राइजेस कितने ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं हो सकते, क्योंकि फाइनली आपको उन्हीं कस्टमर्स को बेचना है, सुनो ऑलरेडी। और अगर 30 गुना सैलरी का, तो फिर आप कब तक लोन चुकाओगे? तो ऐसे केसेस में तो मैं बोलूंगा कि आप डरिए मत, आप थोड़ा वेट करिए, कहीं और डील ढूंढिए। तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो कि जनरली प्राइजेस को स्टेबल कर देती है। और रियल एस्टेट में ना 10 साल की साइकिल होती है। आज पिछले 2-4 साल में कोविड के बाद प्राइस बढ़े हैं तो हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे 2008 से 2020 तक का टाइम बताइए, उस टाइम पे जिसने घर लिया है वो एफडी के रिटर्न भी नहीं दिए उन घरों ने। तो वो 2000 से 2010 बहुत 8 तक बहुत अच्छा रहा, क्राइसिस तक। 2008 से लेकर 2020 तक अच्छा नहीं रहा। अब 2020 से 30 में शुरू के 5 साल अच्छे रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइजेस लीनियरली बढ़ते जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो इवेंचुअली जो उसके पीछे के इफेक्ट आ रहे हैं कि भाई ब्लैक मनी रियल एस्टेट में बहुत इन्वॉल्व है। बड़े लोगों के पास इतना पैसा है कि जैसे मैंने, किसी ने 5 करोड़ का घर ले लिया, अब वो कह रहा है बाजार में रेट नहीं है, तो कह रहा है 5 का 4 में बेच दो। बोले नहीं, पड़ा रहने दो, कभी आज निकल आ जाए, बेचेंगे तो 5 में बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। तो वो प्राइस डाउन आई नहीं रही। कुछ पर्टिकुलर एक्चुअली क्या है, बाहर जैसे मुंबई या दिल्ली कहीं भी हो, दूर जाके तो मिल जाएगा, किसी और बिल्डर का तो मिल जाएगा, किसी और लोकेलिटी में तो मिल जाएगा। वो जहां पे कहता है कि यार यहाँ मेरा ऑफिस है, मुझे ऑफिस के 10-20 चाहिए, उस रेंज में जो बैठा है इन्वेस्टर, वो कह रहा है मैं बेचूंगा ही नहीं, लाइफ टाइम खड़ा रहेगा पर सस्ता नहीं करूंगा, ये वही उसको चाहिए। ये बात बड़ी अजीब है और हम भी बहुत लोगों को समझाते हैं। तो आप बाइंग सेलिंग में भी और रेंटल में भी, तो मान लीजिए सपोज कोई घर 30,000 रुपए का है, अब ओनर को चाहिए 30,000 रुपये उसका रेंट। हमें मिला एक कस्टमर जो 28,000 रुपये दे रहा है। हमने औरों से भी पूछा, 28 के ऊपर बात नहीं बन रही है।
घर खाली पड़ा हुआ है, ओनर कह रहा है नहीं मैं दूंगा तो 30 में ही दूंगा, नहीं तो दूंगा ही नहीं। अब मैं उससे बोल रहा हूँ भाई साहब 15 दिन हो गए बात करते करते, हमें 15,000 का आपको लॉस ऑलरेडी हो चुका है, तो 7 महीने का तो आप लॉस ऑलरेडी कर चुके हो किराए का, अब इसको भाड़े पे दो। लेकिन ना वो जो साइकोलॉजिकल एंकर बायस है कि नहीं मैं इससे कम नहीं दूंगा, वो आप मैथ्स नहीं कर रहे। तो जैसे आप बोल रहे हो 5 करोड़ का घर है, तो 5 करोड़ के घर का महीने का जो इंटरेस्ट लॉस है वो भी तो आप देखिए। जिन बड़े इन्वेस्टर ने प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, हाँ। वो कहते हैं हमारे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जिस बिल्डिंग में अपन बैठे हैं, इसके ग्राउंड फ्लोर पे एक दुकान है। अब वो उसका दुकान का किराया मांग रहा है, मैं तो 2 लाख रुपए किराया मांगूंगा। अब वो बाजार में कोई कह रहा है 1 सवा तक दे सकते हैं, 2 नहीं देंगे। 3 साल से खाली पड़ा है वो। बताइए। और उससे वो ओनर कोई जानकार निकला, उससे पूछा भाई साहब दे दो ना। अरे क्या पड़ी है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, मेरे तो ऐसी 20 दुकानें हो रही जगह जगह, तो मैं 20 दुकानों पे मैं दूंगा तो मेरे भाव पे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, मेरे फर्क नहीं पड़ता। अब उसके चक्कर में वो एंकर लगा के बाकी सब बाजार खराब हो रखा है। पर मतलब इमोशनल ही है, उसका कोई प्रैक्टिकल तो सेंस नहीं बन रहा है। आपके दुबई रियल स्टेट पे क्या आपके व्यूज हैं? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कि बबल है? तो देखिए मैं बोलूंगा रीजनेबल है, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम दुबई प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। मैं बोलूंगा देखिए जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप खाते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, आप समझते हैं उसके बारे में, जो इस नॉलेज को आप कम मत आकिए। जस्ट बिकॉज दुबई में प्राइजेस बढ़े हैं पास्ट में, वो ठीक है, लेकिन क्रैशेस भी आई हैं दुबई के अंदर। तो मैं तो इसके फेवर में हूं कि जिस चीज़ की आपको समझ है वहीं इन्वेस्ट करिए। अगर आप दुबई में रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं, उस मार्केट की समझ है आपको, वहाँ आपको लॉन्ग टर्म रहना है, तो अवश्य लीजिए। पर इंडिया में रह के भागना दुबई के पीछे बिना फुली होमवर्क के, उसके तो मैं फेवर में नहीं हूँ ज़्यादा। अब वापस आ जाते हैं करंट डेट में। अब 1 महीना हो गया उसको, अब वॉर चालू हो गई है। इस वॉर से उस पे प्राइसेस पे क्या आपको लगता है कितना, पहली बात उस पे जो इम्पैक्ट अभी आएगा, इम्पैक्ट तो आएगा, हाँ जी। एक कितना प्रतिशत आएगा आपको लगता है? सेकंड, ये शॉर्ट टर्म रहेगा या लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट खराब हो गया? तो देखिए दुबई में हमारा ऑफिस भी है और वहाँ की भी हम प्रॉपर्टी ओनर से बात करते हैं। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो बाइंग एक्टिविटी है वो तो कम हो गई है बहुत, लेकिन प्राइजेस कम नहीं हुए हैं, बिकॉज वही जो बात आपने बोली कि ओनर्स बेसिकली होल्ड करके रखे हुए हैं, तो अभी तो कम नहीं हुए हैं। अभी डिपेंड करता है कि वॉर कितनी लंबी चलती है और कब खत्म होती है, तो ये तो उस बात पर डिपेंड करेगा। पर जनरली ये देखा गया है कि दुबई मार्केट का अट्रैक्टिवनेस स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पर जो है, जैसे आपने इंडिया में ब्लैक मनी बात बोली, वैसे दुबई की भी है, जो पूरा ब्लैक मनी दुबई में आता है। मैं तो ब्लैक मनी की बात कर रहा हूँ, रियल स्टेट जहाँ भी है, हाँ, वहां ब्लैक मनी का रोल आ ही जाता है, कोई सी भी कंट्री हो। इंडिया थोड़ा ज्यादा, हाँ, कहीं शायद ज्यादा, यूएस में तो नहीं है, पर हाँ, दुबई में और इंडिया में तो है ही, आ ही जाता है। हाँ हाँ। सर अभी कुछ 3 टॉप प्रॉपर्टी मार्केट की बात करते हैं जो इंडिया के हैं, जहां पे आप अवेलेबल है। मुंबई रियल स्टेट ओवरवैल्यूड है कि राइटली प्राइस्ड है? राइटली प्राइस्ड। राइटली प्राइस्ड है। वो जो कुछ अब मेगा डील सुनते हैं कि अरे 200 करोड़ का ये गया, 800 करोड़ का ये गया, वो तो आप 300 करोड़ हमेशा का ये सुनेंगे, गया। क्योंकि वो हेडलाइट है पूना। लेकिन मैं आपको बोलूंगा बहुत ही अच्छा प्राइस इस वक्त सर्च करने के लिए, लेने के लिए। सर दिल्ली गुड़गांव का मैं सवाल था, आप आंसर दे चुके। बैंगलोर क्या लगता है, राइटली प्राइस्ड है या फिर ओवरवैल्यूड है? राइटली प्राइस्ड। अब सर पर्सनल उस पे आते हैं अपन, आपकी पर्सनल लाइफ पे। पहली बात, एक जो सवाल मैं सबसे पूछता हूँ ऑलमोस्ट ऑल पॉडकास्ट, वर्क लाइफ बैलेंस पे व्हाट आपके क्या व्यू है? तो देखिए वर्क लाइफ बैलेंस में तो हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, चाहे हम ऑफिस में हो चाहे घर में हो, तो वो तो जीवन का पार्ट बन गया है कि आप नॉर्मल लाइफ और वर्क आपस में मिक्स हो गया, जैसे कि ज्यादातर बिजनेसमैन का हो ही जाता है कि अभी बच्चों से बात करिए, फिर एक फोन आ गया ऑफिस का, वो किया, फिर वापस मिक्स हो गए। मैं तो वर्क लाइफ बैलेंस पर मैं ये अवश्य बोलूंगा कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे हैं, वो बड़े हो गए और आपने उनका समय नहीं दिया, तो वो समय कभी वापस नहीं आएगा। यही समय लेकिन वो भी है जब आप बिजनेस को आपको बनाना है, तो अकेला फिर वो बात वहीं पे आ जाती है कि आपकी टीम कैसी है। अगर आपकी टीम अच्छी होगी तो आप अपने घर को भी देख पाओगे और बिजनेस को भी देख पाओगे, वरना आप एक ही चीज़ में बिजी रहोगे और बाद में उसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। भाई कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे कई जो एकदम एक्स्ट्रा पैशनेट बिजनेसमैन लोग हैं, वो कहते हैं नहीं भाई साहब कुर्बानी देनी पड़ेगी, त्याग तपस्या बलिदान लगेगा, हम जब तक इतना कैसे, क्योंकि आपसे विशेष करें कि दुनिया कहती ना अरे साहब ऐसी थोड़ी यूनिकॉर्न बनते हैं, यूनिकॉर्न बनाने में, तो मैंने कहा आज मैं यूनिकॉर्न बनाने वाले से पूछ लेता हूं कि वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए बन तो जाते हैं। नहीं बिल्कुल सर एक और चीज़ है आपकी, मैंने स्टार्टिंग से चालू कर दी, लेकिन मैं एक बार आपके नो ब्रोकर से भी पहले जाना चाहता हूँ। आप IIT कानपुर से, IIM अहमदाबाद में किया आपने,
और आप वेल पेइंग जॉब में आराम से सेटल बैठे थे, फिर ऐसा क्यों लगा कि नहीं यार बिजनेस बनाते, जब सब कुछ सही चल रहा है, महीने का एक मोटी तनख्वाह आ रही है, आदमी रिलैक्स है, फिर क्या क्या हुआ कि यार नहीं कुछ करेंगे, ये कैसे आया? हाँ, तो मेरे ख्याल से जब मैं छोटा था तब तो ये बात आई नहीं थी, बिकॉज तब ना तो वीसी फंडिंग होती थी, अगर फैक्ट्री है तो बैंक से लोन मिलेगा आपको, तो ये बात थी नहीं। पर हाँ, बहुत सारी कंपनीज में जॉब करने के बाद फिर ये फील होने लग गया कि अब उन सब जॉब्स के अंदर आपको लिमिटेड इंडिपेंडेंस मिल रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो कुछ चाहे वो कर सकते हो। तो लगा फिर अब क्यों कर रहे हैं, हर जगह बस एक जगह काम करो 2-4 साल, फिर आप 20-30% इंक्रीमेंट लो, अगली जगह चले जाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब आगे है क्या। और फिर मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैंने मार्क जकरबर्ग का ये फेमस जो कोट है वो पढ़ा कि नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ। तो मुझे लगा कि अब मैं रिस्क अगर ले ही नहीं रहा हूँ तो फिर कुछ बड़ा कभी हो ही नहीं पाएगा, तो रिस्क लेना चाहिए। तो मतलब इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि जो लोग अच्छी जॉब में हैं उनको तो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अच्छी जॉब में, डरना क्या है। और जो खराब जॉब में उनको लूज वैसे भी कम कर रहे हैं। कुल मिला के सबको रिस्क लेना है। हाँ बिल्कुल भाई ठीक है, अगर तुम्हारी सैलरी बहुत कम है तो तुम खोई कह रहे हो, जो मिलेगा इससे अच्छा ही होगा। और अगर तुम अच्छी जॉब में हो तो वापस जॉब पे आ जाना 1 साल बाद 2 साल बाद। क्योंकि सर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल अभी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं सब, भाई मैं एक जोक कहता हूँ, जोक है रियलिटी है, आप मुझे बताना कि कॉर्पोरेट में जैसे अब अभी गुड़गांव वगैरह जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो कॉर्पोरेट में हर फ्राइडे को आप किसी भी उसमें चले जाओ, किसी भी आप पब में बैठो, कैफे में बैठो, तो वहां पे वो जो कॉर्पोरेट का ग्रुप है वो ये कह रहा है कि छोड़ दूंगा, बस बहुत हो गया, अब तो बस छोड़ दूंगा, अब तो कुछ करूंगा, देख मैं क्या करता हूँ। और फिर मंडे को फिर मिल जाता है तो तो हर वीकेंड पे है कि अब छोड़ दूंगा, बस अब छोड़ दूंगा, लेकिन वो छूटता नहीं है। तो कई लोग कह रहे हैं कि यार समझ नहीं पा रहे राइट डिसीजन क्या है। किसी भी लगता है आज तो छोड़ ही करें, फिर लगता है कि नहीं यार चल रहे थे, चल इस दिवाली बात करेंगे, होली बात करेंगे, अभी 2 महीने बात करेंगे, अभी इतने पैकेज पे करेंगे, उतने पैकेज पे करेंगे। तो कौन सा सही मोमेंट है जहां पे उसको करना चाहिए, या करने से पहले क्या उसको सोचना चाहिए? देखिए सही मोमेंट ना कभी नहीं आने वाला है। वेरी गुड। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि वो मोमेंट जब एकदम सब तारे सही होंगे वो कभी नहीं आने वाला। तो जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तब हम लोग सेकंड किड एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरी वाइफ छुट्टी लेना चाहती थी जो कि नहीं ले सकती थी अगर मुझे छोड़ना है तो। और मैंने शुरू किया mid-30s में, लोग mid-20s में शुरू करते हैं। तो सही तो उस हिसाब से तो बहुत ही खराब टाइम था जब मैंने शुरू किया, तो टाइम तो कभी अच्छा नहीं आएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है अब कि आपको आइदर और की जरूरत नहीं है। अगर आपको सच में पैशन है और आप डर रहे हो अपनी जॉब छोड़ने से, तो पहली बात तो बोलूंगा कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगले 10-20 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं इंडिया के लिए, आप रिस्क लीजिए। पर अगर फिर भी आपकी अभी इमोशनली स्टेट नहीं है तो आप वीकेंड में तो कुछ बनाइए, आप इवनिंग्स में कुछ बनाइए, आप जो आपको सैलरी मिल रही है उसका एक बड़ा हिस्सा दीजिए किसी एम्प्लॉय को, और साइड में कंपनी खोलिए, और फिर वो कॉन्फिडेंस गेन करिए कि हाँ यार अब चलने लग गई है, अब रिस्क लेते हैं फुली। तो बीच का रास्ता भी है जो मेरे टाइम पे कम था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग करते हैं ऐसा। वीकेंड्स पे सही बात है, अगर आदमी करना चाहे तो वीकेंड पे बहुत सारी चीजें करने को है। और शाम को भी आजकल मतलब वो ना कि 10 से या 7 की ड्यूटी उसकी है और 8 से 12 की ड्यूटी आपके सपनों की है, उस पर ध्यान दो। करेक्ट, बिल्कुल। और मतलब ये वाली लाइफ की जो है मंडे टू फ्राइडे कर रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है, पर वहाँ मैं बहुत घंटे दूंगा, और फिर पूरी उस बात की खुन्नस में सैटरडे संडे निकालूंगा कुछ ना करके। ये तो बहुत अजीब सी लाइफ हो गई ना, एक्सट्रीम ऑफ बोथ साइड्स। तो आप वो करिए जो आपको पसंद है, बट ट्राई तो करिए कम से कम। सर एक और सवाल कि आपका IIT IIM का जो टैग था उसने आपको बिजनेस में कितनी मदद करी, फंडिंग में, कनेक्शन में कहीं करी, ये कितना इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जो लोग नहीं है उनका कोई चांस है कि नहीं है, ये एक सवाल। तो मैं एकदम स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा आपके थ्रू कि इंडिया में IIT IIM केवल एक तरह का टेस्ट है जो आपकी जॉब में हेल्प करता है, बिजनेस में कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग भी साधारण कॉलेज से हैं, जो नहीं पढ़े लिखे भी हैं, उनको समझना चाहिए कि बिजनेस में कस्टमर इस बात की कोई कदर नहीं करता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, उससे वो प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए। तो हमारे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक इन्वेस्टर की बात आती है, अगर आप IIT IIM हो तो हाँ आपको दरवाजा आपसे बात करने के लिए जल्दी तैयार हो जाएंगे, लेकिन फंडिंग नहीं मिलेगी। इस बात से फंडिंग फाइनली आपको अपने आइडिया से ही मिलेगी। तो आई थिंक IIT IIM जॉब्स के लिए, IQ टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, पर अगर आपका बिजनेस आइडिया है तो आप इस बात से बिल्कुल प्रभावित मत होइए कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। आपका करंट आइडिया और आपकी मेहनत ही मेन मैटर करती है। तो मतलब IIT IIM का जैसे मान लो कि डोर खुल जाता है, हाँ, बट डोर खुल के क्या होगा फिर वो आपका पोटेंशियल, आपकी मेरिट डिसाइड। देखिए हम ही 1 साल तक बेसिकली मैं बिना जॉब बैठा रहा,
कुछ किसी कोई फंडिंग नहीं मिली। सर अभी आपके 10 साल के एक बिजनेस करियर में जो भी आपने किया, अभी लास्ट क्वेश्चन मतलब रैपिड फायर से पहले, आपने जो भी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हैं जो अभी आपको देख के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी करना चाहते हैं, जॉब में हैं, उनको आप क्या लर्निंग देंगे कि यार मैंने 12 साल की लर्निंग में ये सीखा, मेरे हिसाब से 2-3 चीजें तुम करना हमेशा और ये 2-3 चीजें बिल्कुल मत करना, आपकी लर्निंग जो देना चाहे आप? तो मैं बोलूंगा कि ये ना एक कोई बिजनेस व्यवसाय करना अलग अलग लेवल का एक वो है, मतलब सीढ़ियां हैं, वीडियो गेम है कि अलग अलग लेवल्स हैं, कि आप पहले लेवल में अलग तरह का स्किल चाहिए। पहले लेवल में स्किल चाहिए कि कैसे आप समझें, जो आपने पहले बोला कि ये प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को चाहिए या नहीं, जो मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं। तो शुरुआत का कुछ टाइम तो ये चीज चेक करने में ये स्किल आपका लगेगा। फिर अगला स्किल लगेगा कि कस्टमर से आप रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं, कैसे और कस्टमर करें, अपना डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा कैसे करें। फिर अलग स्किल जो थर्ड आएगा उस बात पे ध्यान आएगा कि आप और अच्छी टीम ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं, या बिजनेस वहीं पे रुक जाएगा क्योंकि वो बिजनेस आपसे लिमिटेड हो गया। फिर एक बार आपने उसे स्केल कर दिया, फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि अब आपका विजन और कितना बड़ा है और कितना आप अच्छी टीम और बना पाते हैं। तो आई थिंक जो मेन, लेकिन इन अक्रॉस द ईयर्स जो चीज़ आपसे हमेशा चाहिए होगी वो ये चाहिए होगी कि आप भरोसा रखिए। और बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है जो आपने सोची भी नहीं है, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। उससे सेटिस्फाइंग काम कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए वर्थ है वो बेसिकली परेशानी लेना और अनिश्चितताओं को फेस करना, वो एकदम वर्थ है। और यही टाइम है अगला 10, 20, 30 साल इंडिया के लिए। तो आप अपना पूरा जान लगाइए और बहुत अच्छी टीम बिल्ड करिए और पूरी फाइट मारिए। टीम पे ध्यान दो, सेल पे ध्यान दो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, 3 चीज। Good. और सर कौन सी चीज अगर कुछ ऐसी विशेष कि यार ये मत करना जिससे अवॉइड करना चाहो आप? तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसा मत करो कि आप अपने आइडिया को खुद ही चैलेंज ना करो, क्योंकि कस्टमर चेंज हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, तो आप पीछे रह जाओगे। तो अपने आइडियाज को आप चैलेंज करिए, खुद करिए या टीम से करवाइए। और दूसरा ही बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी अब हो गया है कि जैसे जैसे और अपॉर्चुनिटीज आ रही है उन पर ध्यान रखिए। आप देखिए इतनी बड़ी कंपनी रिलायंस, कोई नई नई अपॉर्चुनिटी आई तो वो केवल पुराने काम में नहीं रहे, नई अपॉर्चुनिटीज को लिया। तो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर खुद को चैलेंज करना ताकि आपको कोई और डिस्टर्ब ना कर पाए, और जो आपने बनाया उसके अलावा न्यू एरियाज में जाना, वो सुपर इंपॉर्टेंट है। टीम के अंदर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि हम लोग एचआर और फाइनेंस को बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर लगता है यार ये काम मैं खुद कर लूंगा, लेकिन एचआर और फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं ना कि अच्छा वकील, अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर में कभी कंजूसी मत करो, क्योंकि वो पूरा सबको चेंज कर देगा गेम आपका। वो जरा सी गलती, एक शब्द ऊपर का नीचे हुआ, कंपनी कोई और ले गया। तो उसी तरह मैं बोलूंगा कि अच्छा एचआर फंक्शन जो आपके लोगों का ख्याल रखे, अच्छा फाइनेंस फंक्शन, उसमें बहुत लोग गलती करते हैं, वो ना करें। सर अब आते हैं फाइनली अपन रैपिड फायर राउंड की तरफ। मतलब मुझे आपके टाइम का ध्यान था ना, आई थिंक मैंने उसको कंक्लूड किया। सर आते हैं रैपिड फायर राउंड पे। हाईएस्ट रेंटल वैल्यू की डील जो आपने अब तक नो ब्रोकर पे की है? आई थिंक 7 लाख का कोई घर था जो मुझे याद आ रहा। कहाँ था ये मेरे ख्याल से बेंगलोर में कोई विला था, पर मंथ रेंट। हाँ जी। क्या हाईएस्ट सेल्स डील, जो परचेस सेल की डील है, वो आपने जो नो ब्रोकर पे हाईएस्ट किया? वो हम लोगों ने बॉम्बे में एक 25 करोड़ का घर। सर आप पर्सनली रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? लैंड में, फ्लैट में, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, आपका ये पोर्टफोलियो कैसा है? तो पहले मैं फ्लैट्स में इन्वेस्ट करता था, तो मेरा 70% इक्विटी में था, 30% जो है घर में था। अब रिसेंटली मैंने वो घर बेच दिया बिकॉज वो बॉम्बे में था, तो अभी तो 99% इक्विटी हो गया है, 1% नॉर्मल हो गया है। पर हाँ, फिर एक घर लेंगे बेंगलोर के अंदर। कौन सी सर 5 सिटी है जिसमें भी आपको रियल एस्टेट में हाईएस्ट पोटेंशियल लगता है? तो देखिए मेरे ख्याल से विद इन मेट्रोज तो आपको पुणे देखना चाहिए, जो मैंने बोला आपको। और जो छोटे शहर हैं जैसे कि हम जयपुर में बैठे हैं, सूरत है, अहमदाबाद है, वडोदरा है, इनके ऊपर भी आपको नजर रखनी चाहिए और अपने होम टाउन में भी आपको देखना चाहिए। और कमर्शियल प्लॉट पे भी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे भी ध्यान दीजिए। और कौन सी 5 सिटी है जब आपको लगता है अभी करंटली ओवर वैल्यूड है, बस ज्यादा है पर बबल रेंज में है वो? मैं पूरा एनसीआर का बोलूंगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर गुड़गांव जो भी बोलते हैं, ये पूरा इलाका बोलूंगा, केयरफुल रहिए। रेंटल यील्ड अच्छी मिले इसके लिए टॉप 5 सिटी जिसमें रेंटल यील्ड अच्छा मिल सकता है? तो देखिए रेंटल यील्ड के लिए कोई सिटी अच्छा नहीं हो पाता है, ये पॉकेट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि तो आपको पॉकेट में देखना पड़ेगा। मूल मंत्र ये है कि कोई भी रेंटल यील्ड अगर एज अ ओनर अगर 4% की रेंज के आसपास तो बहुत अच्छा है।
और 1 या 1.5% के पास है तो गड़बड़ है। तो 4 पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल में कितना ही? कमर्शियल में ये 8 से 12 तो अगर 8 से ऊपर है तो कमर्शियल ठीक बहुत है, अच्छा है। हाँ। और 4 से ऊपर है तो रेजिडेंशियल ठीक है, 4 से नीचे 3 सवा 3 तो ठीक है, तो भी ओके, चलेगा। सो है। हाँ। पर अगर वो उधर 2 से नीचे चला जाए तो प्रॉब्लमेटिक। या कमर्शियल अगर 4 से नीचे चला जाए तो तो प्रॉब्लम, problematic। मतलब प्रॉब्लम ये है कि ओवर वैल्यूड है फिर वो। हाँ, या मतलब क्योंकि फिर वो दिखा रहा है कि जो रियल डिमांड है एंड कंज्यूमर की वो आई नहीं है अभी तक। हाँ। तो या तो आप बहुत जल्दी घुस गए हैं उसके अंदर तो अर्ली बैठे तो वेट करिए, पर अभी के हिसाब से डिमांड नहीं है उतनी। सर एनी बुक यू वुड लाइक टू रिकमेंड? तो देखिए, विदेशी बुक बहुत सारी हैं बड़े बड़े ठीक है। एंटरप्रेन्योर की। दिलीप सांघवी की एक बुक है द रिलक्टेंट बिलियनियर, बहुत अच्छी बुक है। आप इमेजिन करिए कि कोई एक आदमी जो कि कॉमर्स ग्रेजुएट है, साइंस का भी नहीं है, फार्मा का भी नहीं है, और उसके पिता की केवल एक केमिस्ट की शॉप है। वो आदमी कैलकाटा से होकर बिना किसी पैसे के वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा कंपनी बनाता है। तो एक अमेजिंग स्टोरी है जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, तो बहुत मैं रिकमेंड करूंगा। एनी मूवीज दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड? मूवी तो मैं वो गुरु ही मूवी करूंगा जो कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छी मूवी है। सब मुझे लगता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं होगा जिसने गुरु कई बार नहीं देखी हो, एक बार तो छोड़ो। मतलब आदमी कितनी परेशानी हो, एक बार वो गुरु देख लेता है ना तो कहता है अब हो गई सारी परेशानी खत्म। अब मैं बताऊं, मैं कहता हूँ बिजनेस मैन तो छोड़ो सर, जॉब वाला भी गुरु देख लेता है ना, तो कहता है भाई मैं कल ही दे रहा हूँ देख अब। तो जो भी आदमी कंफ्यूज है मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो गुरु देख ले और डिसीजन ले। एनी ट्रेंड इन रियल स्टेट जिसको लेके आप एक्साइटेड है कि यार अब ये होने वाला है? तो ट्रेंड बेसिकली मैं इस बात एक्साइटेड हूं कि धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, ब्लैक मनी भी धीरे धीरे कम हो रहा है डील्स के अंदर, वही बहुत अच्छी बात हो रही है। टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छा हो रहा है, हम एआई की मदद से देख पा रहे हैं कि घर कैसा दिखेगा और आप प्लेस कर पा रहे हो अपने उस घर के अंदर, तो वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक आईपीओ को लेके क्या प्लान सर आपका? तो आईपीओ हम लोग अगले 3 साल में करना चाहेंगे क्योंकि अब हम प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत पास आ गए हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हमें एग्जिट देना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी, एक्सपीरियंस ऑफ दिस पॉडकास्ट कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया लगा, वेरी वेल रिसर्च्ड, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो एमएसएमई हैं हमारे यहाँ पे बहुत ही मेहनत करने वाले लोग हैं, पर उनके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है जिससे कि वो बिजनेस को स्केल कर सकें, लॉजिकली देख सकें। बहुत सारे बिजनेसमैन को ये नहीं पता, मतलब प्रॉफिट ही नहीं पता, तो आरओआई कितना हो रहा है बिजनेस में वो तो कैसे पूछें। तो जो चीज़ें एक टिपिकल एक नॉर्मल एमबीए स्कूल के अंदर बड़े आराम सिखाई जाती हैं, वो हमारे बढ़िया से बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स को नहीं पता है, तो बड़ा जरूरी है और आप इसमें सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और अब आपका आईपीओ आएगा तो दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे बिल्कुल। और फिर अब आपकी जो वेल्थ आपने क्रिएट की है अब जनता में उसको बांटेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।